with our first topic, cycle detection. साइकिल डिटेक्शन इन ग्राफ्स. ये स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट विल क्लियर अप आवर कंसेप्ट. पहले थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे. साइक्लिक ग्राफ्स क्या होता है? सो एनी ग्राफ दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन साइकिल इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्राफ. साइकिल मतलब क्या? ये जो सारे नोड्स है इसमें सीक्वेंस में यहाँ पे हम स्टार्ट V1 से करके हम V2 पे जाएंगे, नोड V2 से हम V3 पे जाएंगे, एंड देन ये यहाँ पे V3 से बैक टू V1 हमारे. सो दिस बिकम्स अ साइकिल. तो ये हमारा साइक्लिक ग्राफ हो जाएगा. एसाइक्लिक इज नथिंग बट ऑपोजिट ऑफ साइक्लिक. यहाँ पे हमारी कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है. सो दिस इज आवर एसाइक्लिक ग्राफ. आगे हम देखेंगे टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड डायरेक्टेड ग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ में ये जो एजेस है हमारे एक नोड से दूसरे नोड तक, यहाँ पे हमें डायरेक्शन दिया गया. सो वी हैव डायरेक्शन फ्रॉम V1 to V2 and then V1 to V3. So this is our directed graph. Different other next is undirected graph. यहाँ पे हमें कोई जो एजेस है यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दी है. सो दिस इज आवर अनडायरेक्टेड ग्राफ. अब हम साइकिल डिटेक्शन के लिए हम दो वेज यूज कर सकते हैं, BFS एंड DFS. BFS इज अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च जिसमें कि हम Q यूज करते हैं, और DFS इज अ डेप्थ फर्स्ट सर्च जिसमें हम स्टैक यूज करते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज हम देख लेंगे, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ. कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ क्या होता है? अभी यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसे देखकर आप बोल सकते हो कि ये एक सेपरेट ग्राफ है और ये एक सेपरेट ग्राफ है, बट ऐसा नहीं है. ये एक ही ग्राफ है और ये जो पीसेस है वो उसके कंपोनेंट्स बोले जाते हैं. सो अगर हम कोई एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं किसी ग्राफ पर, सो वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट पे अप्लाई नहीं होगा, वो सारे कंपोनेंट्स पर अप्लाई होगा. सो दिस वाज आवर कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ कंसेप्ट. Now we can start with cycle detection in undirected graph. तो in a given problem हमें यहाँ पे एक undirected graph दिया है. We have to check whether it contains a cycle or not. So हमारी approach क्या होगी? For every visited vertex V, if there is an adjacent U such that U is already visited and U is not a parent of V. अभी यहाँ पे ये पढ़ के तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स. आप लोग जब एग्जाम्पल देखोगे you all will understand it. बस रीड कर लेना इसे एक बार. सो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है अनडायरेक्टेड ग्राफ का. एज यू कैन सी अनविजिटेड ऑल आर मार्क्ड एज ब्लू. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इट विल गो ऑन विद ऑरेंज कलर. सो यहाँ पे नोड 0 से हम स्टार्ट करते हैं. सिंस नोड 0 का कोई पेरेंट नहीं है, वी विल असाइन इट एज -1. सो हम नोड 0 पे विजिट करते हैं, एंड देन यहाँ पर हम देख सकते हैं नोड 0 के एडजेसेंट नोड्स है 1 and 2. सो हम नोड 1 विजिट करेंगे, और देन हम सिंस 0 से 1 पर गए, यहाँ पर पेरेंट अपडेट हो जाएगा 0. देन हम यहाँ पर देख सकते हैं नोड 1 के एडजेसेंट है 0 and 2. ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, सो हम 1 से 2 पर जाएंगे. सो यहाँ पे हम 1 से 2 पर गए, सो हमारा पेरेंट अपडेट हो गया 1. Now we can see node 2 has two adjacent nodes 0 and 3. Since 0 is already visited, and यहाँ पे हमारी जो condition थी कि for a vertex V there should be an adjacent vertex U such that it is already visited and not a parent of vertex B. So ये हमारी condition satisfy होगी and we get a cycle here. So this was our cycle detection in undirected graph. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन पूछना हो तो आप अभी पूछ सकते हो. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पर, साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ. सो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. I'm sorry, there is someone in the queue. Somebody has done. Varun has done. Okay, yes. Yes, Varun. I guess that was by mistake. So, yeah, you can continue. Okay, so we'll continue. Cycle detection in directed graph. So हमारा problem है for a given directed graph, again we have to check whether the graph contains a cycle or not. So हमारा approach होगा, if there is an existence of package then the cycle is present in the graph. अब यहाँ पर हमें package एक new term दिख रही है. So we'll see what is package. Package is an edge that is from a node to itself, that is self loop, or from one node to an ancestor, to its ancestor.
सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3 जो हमारा नोड है उससे जो एज है यहाँ पर इट इज फॉर्मिंग अ सेल्फ लूप. सो दिस इज वन बैक एज, एंड देन from one node, from 0 we are going to 2, and then from 2 again we are going back to its ancestor 0. So ये एक हमारा बैकेज है. So this is our बैकेज. अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं साइकिल डिटेक्शन एंड डायरेक्टेड ग्राफ का. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक डायरेक्टेड ग्राफ का एग्जाम्पल दिया है एंड उसकी एडजेसेंसी लिस्ट भी हमें यहीं पर दी है. सो हमने जो अप्रोच अनडायरेक्टेड ग्राफ में यूज़ की थी कि if we visit a node and then again if we come back to that node, अगर वो already visited है, so we call it a cycle. But that approach will not be applicable here. Why we'll see आगे जब हम solve करते जाएंगे. तो पहले तो for this we have taken two arrays, visited array and DFS visited array. What is the work of this DFS visited array? We'll see. So यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे नोड 1 से. we'll call our recursion call for DFS and हम 1 को विजिट करेंगे. when हम 1 को विजिट करते हैं तो हमारा जो ये एरे है यहाँ पर हम 1 को विजिटेड मार्क कर लेंगे 1, एंड DFS में भी हम विजिटेड मार्क कर लेंगे. सो नोड 1 के एडजेसेंट है नोड 2, so we'll visit 2 and then again we'll mark here visited and here 2 we'll mark it as visited. 2 के adjacent है node 3, so we'll move forward and mark it as visited here also and in DFS visited also. Now you can see node 3 के दो adjacent है node 4 and node 6, तो we'll go with node 4 and then उसे हम visit करेंगे and then we'll mark it as visited in the visited array and DFS visited as well. अभी यहाँ पर 4 के adjacent है node 5, so we'll go and visit it and we'll mark it as visited in both the arrays. Now here you can see कि node 5 का कोई adjacent array नहीं है, so हमारा recursion call यहाँ पर stop हो जाएगा and हम backtrack करके वापस जाएंगे. So when we go backtrack like this, यहाँ पर जो हमारा DFS में हमने visited mark किया था वो हम non-visited mark करते थे, unvisited mark करते थे यहाँ पर. देन हम यहाँ पर से वापस पीछे जाएंगे तो ये वाले DFS में हम उसे अनविजिट मार्क कर लेंगे, बट विजिटेड वाले में हम उसे वैसे ही रहने देंगे. वाई? बिकॉज आपने यहाँ पे 1 से 2 पर आए, 2 से 3 पर आए, 3 से 4 पर आए एंड 4 से आप 5 पर आ गए. सो वो विजिट तो हो गया, बट हमारा जो कॉल था DFS का वो हम वापस जब बैक ट्रैक कर रहे हैं, सो DFS विजिटेड में इट बिकम्स अनविजिटेड. नाउ एज यू कैन सी 4 डजंट हैव एनी एडजेसेंट, सो इट विल गो बैक ट्रैक to node 3. that too here हमारा जो node 4 है उसे भी हम DFS visit में unvisited mark कर लेंगे. now here you can see node 3 के adjacent है node 6, so we'll visit node 6 and we'll mark it as visited in both visit and DFS visit. and हम जब 6 पर आ गए हैं, so 6 के adjacent है node 5, बट नोड 5 जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है यहाँ पर. बट विल वी से दैट अ साइकिल इज प्रेजेंट? क्लियरली नॉट. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 to 4, 4 to 5 एंड यहाँ पर 3 to 6, 6 to 5. बट इज दिस फॉर्मिंग अ साइकिल? नो. सो हम ये इसीलिए DFS यूज करते हैं टू कीप ट्रैक ऑफ नोड विजिटेड इन डायरेक्टेड ग्राफ. सो दैट इज द यूज ऑफ दिस DFS visited. नाउ अगेन we'll go from node 6 to node 3, so हम इसे भी 0 मार्क कर देंगे. एंड देन जब हम 3 पे जाएंगे तो we'll see that node 3 के भी कोई adjacent nodes नहीं है, so we'll go backtrack to node 2. तो हम यहाँ पर DFS में उसे भी 0 मार्क कर देंगे. Since node 2 also doesn't have any adjacent, we'll backtrack and we'll go back, so यहाँ पर भी इसे हम 0 मार्क कर देंगे. सेम वे 1 को भी हम 0 मार्क कर देंगे. अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट देखा था कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ, जिसमें कि हमने कहा था कि इफ वी अप्लाई एनी एल्गोरिथम टू दैट ग्राफ, द एल्गोरिथम विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द कंपोनेंट्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोड 2 से देयर इज नो वे ऑफ कमिंग टू नोड 7. तो ये जो है हमारा कंपोनेंट, ये अपने आप में ये कंपोनेंट अलग हो जाएगा. सो हमने जो DFS अप्लाई किया है वो इस कंपोनेंट पे भी अप्लाई होगा. So we'll start from node 7, we'll visit node 7 and we'll mark it as 1 in visited and DFS visited also. अब node 7 का adjacent है node 8, so हम उसे visit करेंगे and यहाँ पर visited mark कर लेंगे दोनों में. अब node 8 का adjacent है node 9, so हम उसे visit कर लेंगे and same way we'll mark it in both these arrays. Now node 9 का adjacent है node 7. Now here you can see
that node 7 is already visited and it can be seen that दोनों visited and DFS visited में it is visited and यहाँ पे cycle is detected. So this was a cycle detection in directed graph. अगर आपको कोई doubt या question हो so you can ask now. Okay. So अगर कोई doubt या question नहीं है so we can move forward and we'll start with the next concept. Next topic. Okay. So हमारा next topic है minimum spanning tree. Minimum spanning tree में जाने से पहले we'll see what is spanning tree. So spanning tree is a subset of graph which has all vertices covered with minimum possible number of edges. It does not have cycles. मतलब हम यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा. So यहाँ पर हमें एक ग्राफ का एग्जाम्पल दिया है that has 5 nodes, okay, and it has 7 edges. So यहाँ पर हमें spanning trees के एग्जाम्पल दिए हैं. पहले तो we have all 5 nodes and we have minimum number of edges. And हमारा एक और कंडीशन था कि all the nodes should be reachable to every other node. So ये सारे हमारे spanning trees है इस particular graph के लिए. One particular graph can have n number of spanning trees. But हम minimum spanning tree कैसे find करेंगे? तो उसके लिए हमें ये conditions satisfy करनी होंगी. पहला condition, there should be n nodes and n-1 edges. Second condition, every node is reachable by every other node. And the third condition is cost of edge weights should be minimum. So हम यहाँ पे एक example देख लेते हैं. This is a weighted graph. Now what is weighted graph? Weighted graph is nothing but ये जो edges हमें दिए हैं उस पर weights present है. So this is a weighted graph जिसमें कि हमारे पास 6 nodes है and 9 edges है. And these are the 2 spanning trees here present. तो हमारी conditions हम देखते हैं satisfy हो रही है या नहीं. पहली condition हमारी थी कि n nodes. तो हमारा यहाँ पे 6 nodes है तो here also we have 6 nodes. Here too we have 6 nodes. n-1 edges. यहाँ पर हमारे पास edges थे 9. यहाँ पर n-1 we should have 8. So यहाँ पे 8 है. यहाँ पर भी 8 है. So then आगे हम देखेंगे कि हमारी एक और कंडीशन जो थी कॉस्ट ऑफ एज वेट्स. कॉस्ट ऑफ एज वेट्स क्या है? जो हम ये एज पे वेट दिए हैं जब उसका हम एडिशन करते हैं तो उसका जो एडिशन होगा वो होगा हमारा कॉस्ट ऑफ एजेस. तो यहाँ पे एडिशन करने के बाद हमारा पहला वैल्यू आ रहा है 33 एंड सेकेंड वैल्यू आ रहा है 17. तो सिंस 17 इज अ लेसन नंबर, दिस इज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ. Okay, so I think ये concept यहीं तक है. So if you all have any doubts, you can ask. If there are no doubts, then we can continue further. Okay, so now I'd like to hand over to Shubham to continue with the remaining concepts. Thank you, Arusha. That was a really nice explanation. I really enjoyed it. Please confirm, am I audible? Yes, Shubham. Thank you. Also, let me know if my screen is visible once. Yes, it's visible. Thank you. Now let's begin with the concept. Arusha told us what is minimum spanning tree. Now let's look into minimum cost spanning tree. What is cost here? Cost simply specifies the weight which is written on the edge. Here, weight on every edge. See, this is a vertex that is A. This is another vertex which is D. The connecting line is called edge, which have a weight of 5. Correct? Abhi we have this graph जिसमें अपने पास 4 vertex हैं, and now we have to find minimum cost spanning tree. मतलब I have to find ऐसा route इस graph में ही where I will get the least like minimum cost combining all the 4 vertices. अभी इसकी condition क्या होती है? मेरे पास इस graph में जो 4 vertices हैं वो 4 की 4 रहने चाहिए और edges n-1 होने चाहिए. n क्या है मेरा? Number of vertices. For example, ये अभी मेरे पास 4 vertices हैं, correct? n-1 will be 3. So see, in all our trial possibilities, I have taken 3 edges here.
अभी वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वन. अभी अगर हमारे पास 4 वर्टाइसेस हैं, एक पॉसिबिलिटी क्या है, वी कैन गो फ्रॉम A to B then D to C, which is giving us the total weight of 11. Now the another possibility can be we can go from B to A to D to C, which is giving us the weight of 14. Now if we have multiple possibilities with the 4 vertices graph, just think about what will happen with this graph. This is having something like 6, if I'm correct. It has 6 vertices. What about real life problems? There the vertices will be more. There will be in the number of thousands, 10,000, millions maybe. It depends on the problem, right? So we need to achieve some kind of method जहां पर हमें एक easily method से minimum cost spanning tree मिल जाए. That is why there is an invention like algorithms generate किया गया है, which is Kruskal algorithms and Prim's algorithms. These names sounds big, but trust me, it is very easy once you understand it. So just to find minimum cost spanning tree, we have these two algorithms. Now, firstly, we look into Kruskal's algorithm. Yeah. Now, Kruskal algorithm is used to find minimum spanning tree. Of course, just now we have introduced कि ये algorithms क्यों generate किए गए, क्योंकि we need to find minimum spanning tree for a connected weighted graph. The graph should be connected. This is a keyword, connected weighted graph. Kruskal algorithm follows greedy approach, which finds an optimal solution at every state instead of focusing on global optimal. Okay, this sentence seems big. It simply means कि greedy approach क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं. Greedy approach is an approach कि अभी इस पॉइंट पे अगर मुझे लगता है कि हाँ ये वाला पाथ मेरे लिए सही है, if I am going from A to B and I think I have multiple options कि I can go to A to B, I can go to A to C, I can go to A to D, क्योंकि मुझे कुछ काम है, बट मेरे को जो उस पॉइंट पे सही लगता है, आई चूज दैट पाथ एंड थिंक कि हाँ मुझे अभी उस पॉइंट पे मुझे ये सही लगा, मेरे को ये वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन उस समय मिल गया. अभी उस स्टेज पे पहुंचने के बाद अगेन आई थिंक कि व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. मतलब ग्रीडी इज नेम स्पेसिफाइड, लाइक वहां उस पॉइंट पे वी थिंक ग्रीडीली कि उस पॉइंट पे क्या चीज सही है. That is this simply known as greedy approach. So Kruskal algorithms follow this kind of approach. Now, to understand more about Kruskal algorithm, I really like to take an example, which is this. See, this graph is big enough to scare us. Like this is the first time when I saw this graph, I was scared. But it is really easy. Just समझना, सुनो और बहुत आसानी से समझ में आएगा. ठीक है? जो भी ये येलो सर्कल्स में आपको दिख रहा है, these are vertices. जो भी सर्कल्स हैं, these are vertices. और जो ये black straight lines है, these are edges, which have a cost or weight of different weights. Like here it is 10, here it is 24, here it is 18 and so on. Now अभी Kruskal क्या बोलता है, उसने जो एल्गोरिथम बनाया उसके हिसाब से क्या उसने बोला कि अभी मेरे पास जो भी ग्राफ है, अभी सबसे पहले मेरे को सबसे मिनिमम वेट फाइंड करके दो, कौन सी एज पे मिनिमम वेट है. नाउ मेरे लिए अभी 12 है. लेट्स सर्च कि इस पूरे ग्राफ में मिनिमम वेट सबसे कौन सा है. मेरे लिए अभी 12 है. फिर मेरे को लगता है कि ओके 12 14 नहीं, मिनिमम नहीं है. 12 से बड़ा है 14, सॉरी 14 बड़ा है 12 से, राइट. फिर 18 भी नहीं है. आई कैन सी 10 इज द मिनिमम वन. सो अकॉर्डिंग टू Kruskal's आई विल बी चूजिंग 1 to 6 एज माय एज, क्योंकि यहाँ पर ये मिनिमम है, ये पूरे ग्राफ में मिनिमम वेट यही है. ठीक है, दैट इज द रीजन आई एम चूजिंग 1 to 6. Now let's see the answer. I don't know what will be the solution. Let's look up. Okay, ये पूरा हमने ग्राफ लिया. फिर सबसे मिनिमम वाला कौन सा है? 1 to 6, which is correct. अभी Kruskal क्या बोल रहे हैं कि पहले जब आपने सबसे मिनिमम चूज कर लिया, अब सेकंड मिनिमम कौन सा था? सेकंड मिनिमम मेरे हिसाब से 12 था. After 10, second minimum will be 12, right? Hope everybody is like with me. ठीक है, after 10 I can say 12 is the second minimum. So I would be choosing 3 to 4 as my next edge. I will be, let's see, this is the correct answer. Now Kruskal ने बोल, अभी we have to repeat this same step again and again until I will form a connected tree, entire connected tree, that is n-1 edges, but all the vertices should be considered. मतलब ये सारे vertices होने चाहिए उस आंसर में और n-1 edges होने चाहिए. दैट इज अपन का ये क्लोज लूप नहीं फॉर्म होना चाहिए, कहीं भी ये क्लोज नहीं हो जाएगी. पूरा जो शेप है दैट शुड नॉट गेट क्लोज्ड, इट शुड बी ओपन एज ट्री.
Now let's look into the next answer. After 12, what is the third minimum number? After third minimum can be 16. Let's find 28, 14. Okay. After 16, I can see 14 is the minimum one. So let us choose the edge 2 to 7. Okay. That is correct. We have chosen. See, now we can see this entire graph is disconnected. It is completely disconnected. There is no connection between any edges. Now, this is the point where we can state a point in Kruskal algorithm is Kruskal algorithm focuses on किस चीज पे फोकस करता है वो? It focuses on maintaining a minimum weight tree. मिनिमम वेट ट्री पे फोकस कर रहा है वो कि ट्री में आराम से फॉर्म करता हूँ बट आई शुड मेक श्योर कि हर एक चीज मिनिमम एजेस से कंटिन्यू कनेक्टेड होनी चाहिए. तो दिस इज द अप्रोच व्हिच कृष्कल टुक. नाउ लेट अस चूज फॉर आफ्टर 14 व्हाट आई कैन फाइंड. आफ्टर 14 आई कैन सी दिस इज 16. Correct. After 16, there is no minimum. Like this is 18. This is bigger than 14, which we cannot consider. 20 is again largest. Okay, so we will be going with 16. Hope everyone is with me. Just can I get an answer from audience? 16 is the correct answer for now. Please let me know if everybody is with me. 16 is correct. Guys, I'm waiting for your answer. Please unmute. Yes. 16 is correct, right? So we can go with 16. That is vertex 2 to 3. We are connecting this line now. Let us see the answer. I don't know the answer now. Okay, absolutely correct. That now same approach has to be followed in every step until my entire vertices are connected to each other. But it should not form a closed loop. Just mark my words. We should not form a closed loop. That is, we should not get an answer something like this. Like 2, 7, 4, 3. It forms a closed loop. It is a graph. Again, it is a graph, but we are finding a tree. We need a tree, minimum spanning tree. Correct. So next, after 16, we can see 18. But we can now. This is the best example. This is see. If we'll take 18, it will form a connected graph, right? But Kruskal says it should not form a connected. It should not be connected. It should not form a cycle. है ना? ये अगर 18 ले रहे हैं तो इट विल फॉर्म अ साइकिल. सो वी हैव टू इग्नोर 18 को अभी इग्नोर कर देते हैं. आफ्टर 18 व्हाट आई कैन फाइंड इज आफ्टर 18 आई कैन फाइंड 22. सो लेट्स टेक 22 एंड सी द आंसर. करेक्ट. दिस इज करेक्ट. वी आर कनेक्टिंग 5 and 4 with 22 weight. Now after 22 I can see 24. Yes, if I'll take 24 again, it will form a closed loop. Again, it will become a cyclic graph. I don't want to do that. I have to avoid it at any circumstance. Correct? So we cannot consider 24 again. We have to take 25. After 24, I can take 25. Correct? It is not forming any problem. Like it is clearing all the properties of Kruskals. We can take 25 now. Let's see the answer. 25 is correct. Now see all my vertices. Number of vertices are 7. Here in the answer, we got 7. It is having n-1 edges. n-1 edges matlab number of vertices minus 1. Number of vertices were 7. 7 minus 1 gives you 6. So we have 6 edges now, which is also correct. The minimum cost spanning tree unit will be 99. The total weight will be 99. This is the minimum value I can get. So this was the approach taken by Kruskal to solve us this big problems. This is the simple algorithm which I just explained. If there are any doubts in Kruskal, be free to ask. Please feel free to ask any doubts if you have any. Or should I move to next topic? See, this is the definition. We understand what is greedy approach. We have found minimum spanning tree for connected weighted graph. We have looked into every possibility. We should avoid cyclic graphs, which we have done. We got the minimum value. Now, should we continue with the next topic or any doubts? How do we keep a check that a node is visited or not? So that will be we will be covering that topic within few minutes. Just be with us, and we'll surely cover that doubt as well. That is also easy. We use a cyclic check algorithm to check this vertex has been visited.
or it is not forming a cycle and all that. So we will be covering that. Just understand this, like how does it work? Did you understand that point? That is my main focus right now. Should I continue? Yes. Okay, thank you. We have seen this algorithm, we have seen the working. Now let's look into Prim's algorithm. Now we have seen we have two types of algorithm to solve this finding minimum spanning tree problem. Now, we have already seen Kruskals. Let's deep dive into Prim's algorithm. अभी Prim's algorithm क्या बोलता है? Prim's algorithm is used to find minimum, of course. Prim's algorithm starts with single node and explore all the adjacent nodes with all the connecting edges at every step. ठीक है, ये second point I'll explain you very elaborately. Just wait, be with me. The edges with the minimum weight causing no cycles in the graph got selected. ठीक है, ये भी बोलता है कि no cycles should be formed, कि ऐसे edges select करने हैं जो cycle form नहीं करें अपने answers में. Okay, let's look into the example and then we'll get back to the second point. This is really important point. We'll understand. This is the whole property of Prim's algorithm. Okay, this is again the same example. अभी Prim's बोलता है कोई जो ग्राफ है आपके पास उसमें से कोई भी एज सेलेक्ट करो. तो I have chosen 10 कि यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ ये 1 वर्टेक्स है. तो assume कि मैंने 1 से शुरू किया, तो कहीं से भी कर सकते हैं. इनफैक्ट आई कैन टेक 12, आई कैन टेक 18 वाला, कोई सा भी एज वी कैन टेक. सो फॉर नाउ आई एम अज्यूमिंग इट इज 10. सो आई हैव कंसीडर्ड 1 to 6 इज कंसीडर्ड. नेक्स्ट मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेप. फिर दिस इज करेक्ट. ठीक है, अभी क्या करना है? प्रिम्स बोलता है कि आपने एक बार वो चूज कर लिया, तो अभी मेक श्योर करो कि जो भी वर्टिसेस उसके साथ कनेक्टेड है उसी के करस्पॉन्डिंग एज इन कि उसी से कनेक्टेड, मतलब 1 से कनेक्टेड कोई या 6 से कनेक्टेड कोई एज आपको लेनी है. वो भी मिनिमम एज लेनी है. उन दोनों में से जो भी मिनिमम हो, सिलेक्ट दैट एंड मूव अहेड विद द आंसर. फॉर नाउ इन दिस एग्जांपल 1 is connected with 2 with the weight of 28. 6 is connected with 5 with the weight of 25. Which is minimum? Assumably, like this is 25, which is minimum. 28 is bigger, 25 is minimum. So I'll be choosing 6 to 5 as my next edge. Let's see the answer. Okay, correct. Again, do the same thing. Check कि 1 से जो connected edges है मेरी, 6 से connected जो भी edges हो और 5 से connected जो भी edges हो, उसमें से select करो whatever is the minimum weight, whichever has the minimum weight. ठीक है, 6 से connected तो कोई है नहीं, अब ये सिर्फ 2 ही थे. करेक्ट. 1 से connected I have 28 again. 5 से connected I have 24 and 22. So I think 22 is minimum. Let's see and check the answer. I will be choosing 22. That is 5 to 4. Let's go ahead and see. See, this is correct. अभी again I have to check. फिर से सबके लिए मेरे को चेक करना है कि इससे कोई 1 से connected minimum जो भी edge निकल रही हो वो भी चेक करना है. 6 से निकल रही हो जो edge, I have to check that as well. 5 से कोई edge निकल रहा हो, make sure to check it. 4 से कोई edge निकल रही हो, तो we have to do this every time for every edge. जितने भी vertices होंगे, for example, like for now in this example I can see there are only 7 vertices. ठीक है, but no, real life problems में और भी ज्यादा होंगे, तो we have to check again and again हर एक में. Not we, but computer do this for us. ठीक है, तो अभी for 1 is connected with 2 with 28. 6 we don't have any other edge. 5 is connected with 24 and 4 is connected with 12 and 18. I can see 12 is the I'm looking at 12 because this is the minimum cost I can see. Let's connect 4 with 3. Okay, let's see the answer. Correct. अभी again I have to check for every vertices कि इससे जो भी connected edges हो उसमें से minimum I need to find. जो भी edges से connected हो, जितने भी vertices हैं मेरे पास, उसमें जो भी minimum edge connected हो, I need to take that edge. See, 4 is connected with 18. 4 is connected with 7 with the value of 18. 3 is connected with 2 with the value of 16. For now, this is the minimum one for me. And 1 is connected with 28 as usual. 5 is connected, which is also bigger. So I will be choosing 3 to 2 vertex with the edge value of 16. Let's see the answer and check. Correct. Now again, look, see, I cannot take this 2 to 1 again. If, for example, अभी यहाँ पर 14 की जगह, चलो यहाँ पर 14 ही छोड़ते, यहाँ 28 की जगह सिर्फ 8 होता. And now I'm at 2.
So I should be selecting 1 क्योंकि यहाँ पर तो minimum है ना, मैं नहीं बोला कि minimum choose करने का, but it is not possible because it is forming a cycle. We cannot connect these two vertices because it will form a closed loop. Again यहाँ वो avoid करना है. Prims also make sure every stage पे कि it is not forming a cyclic graph. So we have to choose this one, 2 to 7, which is 14. Now coming back to our example, that is 14 weight. ठीक है, 2 से connected मेरा 14 है, 3 से connected there is only 2 edges coming out of it which I've already taken, so I should avoid it. 4 is connected with 7 with the weight of 18. Okay, I can see this is the minimum one, so I'll go with 2 to 7. Let's see the answer. Correct. In this way we have considered all the vertices. In this example there were 7 vertices. We have considered all of them with n-1 edges. n-1, when I say, that means number of vertices minus 1. Here I have 7 vertices minus 1, which gives you 6 edges. There should be 6 edges. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 edges. So with the minimum spanning tree cost is 99. This is the minimum value we can find. This is the shortest path I can find with covering all the vertices. So for Prim's algorithm, is there any doubt in the concept understanding? Please let me know. If there is any single doubt, I would like to clear it, because I need to make sure that you understand this algorithm, because really important even for your career wise. Let me know. Did you got the Prim's algorithm? How was it different from Kruskal's? सी क्रुशकल्स क्या करता है, वो फोकस करता है कि मेरा मिनिमम वैल्यू होना चाहिए फिर मैं ट्री फॉर्म कर रहा हूँ. मतलब वो भी ट्री पे फोकस कर रहा है, ऐसे नहीं वो फोकस नहीं कर रहा है. वो क्या करता है, सबसे छोटा पहले वैल्यू ले लेता है कि अगर यहाँ पर मेरा 2 होता और यहाँ पे मेरा 10 होता तो वो पहले ये वाला एज कनेक्ट करता, ये वाला छोड़ देता वो पहले, और डिसकनेक्टेड रहता है ग्राफ. देखो क्रुशकल्स में क्या हुआ था, मेरा ग्राफ अलग अलग पॉइंट पर डिसकनेक्टेड था. करेक्ट? Are you with me? See, ये डिसकनेक्टेड है क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू 10 है, फिर उससे बड़ा मेरा 12 है, फिर उससे बड़ा मेरा 14 है. करेक्ट? बट प्रिम्स क्या करता है कि वो मेक श्योर करता है मेरा ट्री फॉर्म होता रहे साथ में. वो रिस्क ही नहीं लेता है कि बाद में ट्री फॉर्म नहीं हुआ फिर क्या. तो वो जो भी मैंने 10 लिया उसी से कनेक्टेड ही टुक 25. उसने 12 लिया ही नहीं. He didn't went there. He just took कि अच्छा यहाँ से अभी तुमने ये वाले एग्जांपल है 1 and 6 चूज किया, तो मेक श्योर कि उसी से कनेक्टेड should be your next value. So he selected 25th. He or she, I don't know the name. Prim's algorithm suggested 25th. So ऐसे ये कनेक्टेड रहता है. देखो हर बार कनेक्टेड है. क्रुशकल्स में डिसकनेक्टेड रहता है. वो लास्ट में until and unless we'll get the answer, वहां पर अपन को कनेक्टिविटी देखने को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है. बट Prim's algorithm make sure कि कनेक्टिविटी रहे थ्रू आउट. Did you understand? Yes. Okay, any more doubts? Any more doubts? Are we good to go? Yes. Okay, thank you for your reply. Okay, so we have seen this. This is the algorithm for Prim's algorithm. This is straight up written in English, what I have explained you. So it is really important to understand the concept. We can write it in any language once we understand. Now let's look into Prim's and Kruskal algorithm. Recently we have taken this down. So let's look more into what is the difference in both the algorithms. Firstly, it starts to build the minimum spanning tree from any vertices. Correct? कोई भी एक वर्टाइस उठाओ, वहां से बिल्ड करना शुरू करो, ट्री बिल्ड करना शुरू करो. Whereas it starts to build the minimum spanning tree from the vertex carrying minimum weight in the graph. Okay, क्रुशकल ने क्या किया था, मिनिमम चूज किया था. राइट? अभी ये वाले एग्जांपल में अपन ने मिनिमम चूज किया ना. क्रुशकल ने ये वाले एग्जांपल में क्या किया, उसने मिनिमम चूज किया, यहाँ से शुरू किया. पहले 10 लिया, फिर उसने 12 लिया, फिर उसने 14 लिया, तो वो डिसकनेक्टेड रहा था ना. मिनिमम से वो फोकस कर रहा था, वो मिनिमम वैल्यू पे फोकस कर रहा था. Whereas अभी ये क्या करता है, कोई भी एक प्रिम्स क्या बोल रहा है कि कोई भी एक एज उठाओ, वहां से शुरू करता है. ठीक है? Second value is the tree that we are making or growing always remains connected. Of course, right now I just explained you. Prims focuses on building a tree rather than minimum tree. वो मेक श्योर करता है कि whatever values I am getting है, कोई भी स्टेज पे जो भी मेरा आंसर आ रहा है, कोई भी स्टेज पे आंसर शुड बी इन कनेक्टेड वाइज. लाइक मेरे जो वर्टाइसेस है हमेशा कनेक्टेड रहने चाहिए.
whereas Kruskal में थोड़ा disconnected था. Like अभी we have seen in that example 10 पहले connect किया, फिर we connected the cost of 12, then we connected the cost of 14, like that. Okay, this is the third is the most important point in both the differences. Prim's algorithm has a time complexity of O n v square, that is simple n square value. ठीक है, ये v where being a number of vertices. Okay, ठीक है. इसकी Prim's algorithm की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? वर्स्ट टाइम में n स्क्वायर, यहाँ पर v स्क्वायर लिखा तो लेट्स अज्यूम v स्क्वायर. अभी ये कैसे आई? ये ऐसे आती है. अपन हर एक वर्टाइस पे जा रहे हैं, ठीक है, जनरेटिंग स्पैनिंग ट्री विद n-1 एजेस जनरेट कर रहे हैं अपन हर n- ये पूरा स्पैनिंग ट्री अपन ने जनरेट किया तो ये पूरा एक लूप गया होगा जनरेट करने के लिए. सेकंड अपन ने क्या ध्यान रखा? फाइंडिंग नेक्स्ट एज. अभी इसके नेक्स्ट एज कौन सा मेरे को अटैच करना है, इसके बाद कौन सा एज अटैच करना है, इसके बाद कौन सा अटैच करना है, तो वो एक लूप लगा होगा. तो वी हैव टू इन वन लूप इनसाइड अनदर लूप, करेक्ट. So that is the reason we getting n square. But अगर we are taking different data structure, जैसे heap लेते हैं, Fibonacci heaps लेते हैं, कोई और data structure भी लेते हैं, तो उसकी best time complexity क्या हो जाती है? O big O of e log, ये बहुत complicated लगा, big O of n log n, simple big O of n log n complexity best case में हो जाती है Prim's algorithm की. Now let's look into Kruskal's algorithm. Kruskal algorithm provides us it is the same funda. See, e log v, we are simply written as big O of n log n. Simple. उसकी भी time complexity same है Prim's algorithm जैसी, but इसकी जो worst time complexity है Prim's की, that is n square. We are using the same funda for the calculating the time complexity, that is generating spanning tree with n-1 edges and finding next edge. वो वहां पर we are using two loops. That is it. Okay, any more doubts regarding this Prim's and Kruskal's algorithm concepts, time complexity, please do ask. Now from this point onwards, we will be looking into the solution part and how actually we are going to implement inside a computer. ये तो we have seen theory. अभी how do actually things work? We have to see that. So we will start with that topic. Before that, please let me know if there is any doubts, any little bit topics like which is not being settled in your mind, please ask. No doubts. Okay, thank you so much. Now I would invite Heath to let us take into how things actually work inside computer. Heath, you can take over now. Thank you, Shubham. That was a really nice explanation. I was stuck to my screen throughout your explanation. It was really great. So Thank you. Thank you for that. And now we can begin with our slide, our part of the. Okay, so anyone can please confirm, is my screen visible? Yes. Yes. Okay, yeah, thank you so much. So जैसे कि शुभम ने कहा कि हम लोग ने Prim's और Kruskal's का जो इंट्यूशन होता है वो देख लिया, राइट? वो कैसे काम करता है, लेकिन उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी कंप्यूटर में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है वो हम लोग अब आगे देखेंगे. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग मैं ये एक्सरसाइज है ना हर बार करवाता हूँ, मतलब जिन्होंने मेरे पुराने सेशंस अटेंड किए होंगे, तो कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स एवरीवन. Yeah, I can see some hands raised. Yeah, please quickly, fast, guys. Yeah, 5 hands, 6 hands. Okay, yeah, thank you so much. हाँ, तो अब आप नीचे कर सकते हो हाथ. ओके, क्यों से हटा सकते हो. या सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है. ओके, तो एवरीवन रेडी? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे Prim's से. ओके, और Prim's विल बी इजियर वन. ओके, तो Prim's में हम लोग किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि Prim's में हम लोग क्या डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे, कैसे करने वाले. ओके, तो ये है हमारा एग्जांपल ग्राफ्स, वो छोड़ देते हैं. हम लोग करेंगे क्या कि 3 एरे बनाएंगे. 3 एरे कौन से होंगे? की वैल्यू एरे, एमएसटी एरे और पेरेंट एरे. अब थ्रू आउट द सेशन मैं इसको की बोलूंगा, इसको एमएसटी बोलूंगा और इसको पेरेंट बोलूंगा. ओके, तो आप ध्यान रखिएगा कि मतलब क्या हो रहा है. तो की वैल्यू एरे को है ना हम लोग कंप्लीटली इंफिनिटी से इनिशियलाइज करेंगे. ओके, इंफिनिटी इंट मैक्स जो भी सबसे बड़ा नंबर आपके माइंड में आ रहा है. ओके, की वैल्यू एरे को उससे इनिशियलाइज करेंगे. एमएसटी एरे को कंप्लीटली फॉल्स से इनिशियलाइज करेंगे. ओके, और पेरेंट एरे को -1 से इनिशियलाइज करेंगे. ठीक है, अब क्या करना है? अब सबसे पहले हमें करना यह है कि
जिस नोड से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, अब जैसा कि शुभम ने बताया हम किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं इन प्रिम्स, राइट। तो जिस नोड से हमको स्टार्ट करना उसका की वैल्यू जो है ना, उसका की वैल्यू हमको 0 कर देना है। उसका की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 कर दिया। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट कैसे करना है, तो हम लोग जाएंगे की वैल्यू एरे में और देखेंगे कि सबसे कम किसका की है। तो किसका की सबसे कम है, 1 का की सबसे कम है, राइट। 1 का की सबसे कम है, तो अब हम उसको हमारे MST हमारे एरे में मतलब हमारे MST में इंक्लूड करने वाले। ओके, 1 से हम लोग स्टार्ट करने वाले काउंटिंग। तो 1 हमने इंक्लूड किया, तो ये MST एरे जो है ना, वहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू को ट्रू कर देंगे। ओके, ट्रू कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हमने 1 को कंसिडर कर लिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके 1 के जो एडजेसेंट नोड्स है ना वो नोट डाउन करते हैं। ओके, तो 1 के एडजेसेंट नोड्स कौन से यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 1 का एडजेसेंट नोड है 2 और 1 का एडजेसेंट नोड है 6। ओके, तो 1 से 2 का वेट कितना है हम लोग देख रहे हैं, 28। ओके, 1 से 2 का वेट है 28 और 2 का जो की है उसका वैल्यू क्या है, मतलब की का वैल्यू क्या है, दैट इज इन्फिनिटी, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 28 जो है इन्फिनिटी से छोटा है, राइट। 28 इन्फिनिटी से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इन्फिनिटी है ना उसकी जगह पे 28 पुट करेंगे। ओके, इन्फिनिटी की जगह पे 28 आ गया। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग कोई भी रिप्लेसमेंट करते हैं ना, मतलब इन्फिनिटी को चेंज किया हमने यहाँ पे जैसे कि अभी, तो हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट एरे में आएंगे और पेरेंट एरे में भी है ना 2 का जो पेरेंट है उसको चेंज करके। अब 2 का पेरेंट कौन आएगा, 2 का पेरेंट वो आएगा जो करंट नोड की बात चल रही है। अभी करंट नोड कौन से नोड की बात चल रही है, 1 नोड की बात चल रही है, तो 2 का पेरेंट 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग 6 के साथ भी ये सेम चीज करने वाले हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा अच्छे से। ओके, अभी 2 का पेरेंट हमने 1 किया, अब 6 के साथ देखते हैं। 6 का यहाँ पे वेट कितना है, 10 है, राइट। तो 10 को हम लोग क्या करेंगे, 10 ये 10 और यहाँ पे इन्फिनिटी के साथ कंपेयर करेंगे, की के साथ। 6 का की इज इन्फिनिटी, तो 10 हमको पता है छोटा है, तो 10 को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे इन्फिनिटी की जगह पे, राइट। और क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट अगर हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग को पेरेंट एरे में चेंजेस करने पड़ेंगे। पेरेंट एरे में कौन आएगा, 1 आएगा। ओके, तो पेरेंट एरे में -1 की जगह 1 आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग है ना आगे बढ़ते हैं। ये चेंजेस के बाद हमारा कुछ एरे ऐसा दिखेगा। ओके, चेंजेस के बाद हमारा एरे ऐसे दिख रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब है ना इस एरे में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो ढूंढेंगे। ठीक है, की वैल्यू एरे में जो मिनिमम वैल्यू होगा वो ढूंढेंगे, एंड वो है ना MST एरे में ट्रू नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि देखो, अगर यहाँ पे हम लोग ने सबसे मिनिमम कौन सा इस एरे में 0 है, राइट। बट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 0 जिस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन वाला जो MST में है ना वो ट्रू है, तो हम लोग 0 ये वाला नोड नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि ये हमारे MST में आ चुका है। अब हम लोग दूसरा नोड देखेंगे, तो दूसरा सबसे मिनिमम कौन सा है, सो वी कैन सी हियर इट इज 10। ओके, सो 10 मतलब कौन सा नोड है, 6 नोड 6 है, राइट। और नोड 6 MST में फॉल्स है, मतलब ये वाला नोड इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम लोग ये वाला नोड इंक्लूड कर लेंगे MST में। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग साइड में दिखा रहे हैं ताकि हम लोग को याद रहे कि क्या क्या इंक्लूड किए जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग ने इंक्लूड कर लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग ये जो फॉल्स है ना उसको ट्रू कर लेंगे। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि हम लोग ने 6 इंक्लूड कर लिया है। ओके, फॉल्स को ट्रू कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ट्रू किया वैसे ही ना हम लोग 6 के जो भी नेबर्स थे, नेबर्स, ओके, उनको नोट डाउन करेंगे। नेबर्स मतलब एडजेसेंट नोड्स, डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स। ओके, एडजेसेंट नोड्स कौन से थे, तो 6 के नेबर्स देख सकते हैं हम लोग, 1 और 5। ओके, अब क्या करेंगे, हम लोग हर एक नोड पे जाके देखेंगे, लेकिन अगर हम लोग 1 को देखें ना तो 1 इज ऑलरेडी इन MST एरे, राइट। वो MST में ट्रू है ना, तो 1 को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, 1 को हमने डिस्कार्ड कर दिया और हम लोग अब 5 को देखेंगे। अब 5 MST एरे में फॉल्स है, तो हम लोग उसको ले सकते हैं। ओके, तो 5 और 6 के बीच का वेट क्या है, करंट नोड 6 है, तो 5 और 6 के बीच का वेट, 5 और 6 के बीच का वेट इज 25, राइट। तो अब इस 25 को हम लोग यहाँ पे की से कंपेयर करेंगे। अब की में तो है इन्फिनिटी, मतलब कि रिप्लेस होने वाला है। 25 छोटा है, तो 25 छोटा है तो वो रिप्लेस हो गया। ओके, इन्फिनिटी रिप्लेस हो गया मतलब। ओके, और क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट अगर हुआ है तो यहाँ पे पेरेंट एरे में चेंजेस होंगे। पेरेंट एरे में क्या आएगा, पेरेंट एरे में करंट नोड आएगा। करंट नोड क्या है, 6। ओके, सो इंस्टेड ऑफ -1 वी राइट 6। ओके, हो गया ये। अब 5 भी डन, तो हम लोग नेक्स्ट नोड की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चेंजेस के बाद हमारा एरे कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। उन चेंजेस के बाद हमारा एरे कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग फिर से सबसे मिनिमम वाला वैल्यू देखेंगे जो MST में ट्रू नहीं है। अब 0 वाला हमको पता है ट्रू है, 10 वाला भी अब ट्रू है, हमने देख लिया। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, 25। 25 कौन सा नोड है, 5।
ओके, और 5 फॉल्स है, मतलब कि अब 5 नोड 5 इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम लोग ट्रैक रखते हैं यहाँ पे, नोड 5 हमने इंक्लूड कर लिया, और ट्रैक रखने के लिए हम लोग इस एरे में क्या करते हैं, नोड 5 को ट्रू कर लेते हैं। नोड 5 को ट्रू कर लिया, राइट। अब नोड 5 को क्योंकि हमने ट्रू किया तो उसके एडजेसेंट नोड्स नोट डाउन करने पड़ेंगे। अब नोड 5 के एडजेसेंट नोड्स कौन से 6 7 4, राइट। तो 6 7 4 नोट डाउन कर लिया हमने, यहाँ पे 6 7 4 लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग अगर देखें तो 6 है ना ऑलरेडी ट्रू है एमएसटी एरे में, राइट। 6 ऑलरेडी ट्रू है, तो 6 को डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, अब बारी आई 7 की। 7 नहीं है यहाँ पे, 7 फॉल्स है, तो 7 को हम लोग देख सकते हैं। तो 7 का वेट कितना है, 7 और 5 का वेट कितना है, 24, और यहाँ पे की क्या है 7 का, इन्फिनिटी। तो रिप्लेसमेंट अगर होगा तो हम लोग ने इन्फिनिटी काट के क्या कर दिया 24, और क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट अगर हुआ है तो यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे। 7 का पेरेंट अब चेंज होकर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, राइट। 7 डन। 4 के लिए जाते हैं। 4 यहाँ पे फॉल्स है, चेक कर लिया हमने। ओके, 4 फॉल्स है, तो आगे जाते हैं। 4 का वेट क्या है 5 के साथ, 22। 4 का की क्या है, इन्फिनिटी। ओके, तो रिप्लेसमेंट अगर होगा 22 आ गया, और क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट अगर हुआ है तो यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे पेरेंट एरे में। पेरेंट एरे को हम लोग चेंज करके यहाँ पे कौन सा नोड, 5 नोड आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे पेरेंट आ गया 5। हाँ, 7 और 4 डन, तो ये नोड भी डन हमारा। तो अब चेंजेस के बाद कुछ है हमारा इस तरीके का दिखेगा, राइट। अब हम लोग फिर से मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे। 0 डन, 10 वाला भी डन, हमको पता है 6 में नीचे दिख रहा है, राइट। उसके बाद आता है 22। 22 आ रहा है ना, सबसे मिनिमम 22 आ रहा है, और वो फॉल्स है। 22 वाला जो भी नोड है वो 4 नोड है, नोड 4 है ना, तो वो फॉल्स है। तो अब नोड 4 इंक्लूड करेंगे, तो अब वापस ट्रैक रख लेते हैं, 1 6 5, और अब 4 भी इंक्लूड कर लिया हमने, राइट। तो 4 को यहाँ पे ट्रू कर लेंगे, 4 को यहाँ पे ट्रू कर लिया। फिर क्या करेंगे, तो फिर 4 के एडजेसेंट नोड्स को हम लोग नोट डाउन करेंगे। 4 के एडजेसेंट्स कौन है, 5 7 3, 5 7 3 लिख लेते हैं। 5 7 3 लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो अब अब नोड 5 पे जाके चेक करेंगे क्या वो एमएसटीआर में ट्रू है, तो देख सकते हैं नोड 5 इज ट्रू, तो नोड 5 कैंसल्ड। अब नोड 7 इज फॉल्स, है ना। तो हम लोग चेक करेंगे कि नोड 7 और करंट नोड कौन सा चल रहा है, 4, राइट। तो नोड 7 और 4 के बीच का वेट क्या है, नोड 7 और 4 के बीच का वेट है 18। ओके, और 7 का की क्या है, 7 का की इज 24, राइट। तो 18 24 से छोटा है ना, 18 24 से छोटा है। सो रिप्लेसमेंट अगर होगा तो यहाँ पे 24 हटेगा और क्या आएगा 18। ओके, 18 आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि रिप्लेसमेंट अगर हुआ है तो पेरेंट एरे में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अब पेरेंट एरे में क्या आएगा, पेरेंट एरे में आएगा करंट नोड। करंट नोड क्या चल रहा है, 4 चल रहा है, राइट। तो 5 की जगह आ जाएगा 4। ओके, और फिर अब हमारा नेक्स्ट नोड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट नोड क्या है 3। 3 का की क्या, 3 का यहाँ पे वेट क्या है 12, और 3 का की क्या है इन्फिनिटी। तो रिप्लेसमेंट तो अगर होने वाला है हमको पता है, क्योंकि 12 इज लेसर देन इन्फिनिटी। रिप्लेसमेंट आया 12 आ गया। तो अब पेरेंट एरे में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट हमने किया है ना। रिप्लेसमेंट करने पर पेरेंट एरे में चेंजेस होंगे। तो पेरेंट एरे में कौन सा नोड आएगा, 4 आएगा, राइट। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आफ्टर ऑल दिस, मतलब ये खाली करेक्शन के बाद हम लोग ने पूरा एरे लिखा। ओके, अब हम लोग वापस सबसे मिनिमम वाला ढूंढेंगे। तो सबसे मिनिमम वाला कौन सा है, 0 नहीं, 10 नहीं, क्योंकि वो ट्रू हो चुका है, राइट। फिर आएगा 12, इस बार 12 है, 12 फॉल्स है। तो हम लोग नोड 3, मतलब ये नोड 3 है ना, तो नोड 3 अब इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने नोड 3 इंक्लूड कर लिया है। अब नोड 3 इंक्लूड करने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, एमएसटी में उसको ट्रू कर लेते हैं, राइट। एमएसटी में ट्रू कर लिया, एमएसटी में ट्रू कर लिया। फिर क्या करेंगे, एडजेसेंट नोड्स 3 के नोट डाउन करेंगे। 3 के एडजेसेंट कौन है, 4 और 2, तो 4 और 2 नोट डाउन कर लिया। ओके, अब 4 को जाके देखेंगे, 4 एमएसटी में ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है, 4 एमएसटी में ट्रू है ना, तो 4 को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर 2 को जाके देखेंगे, 2 एमएसटी में ट्रू है क्या, नहीं फॉल्स है, तो आगे का काम कर सकते हैं। अब 2 और 3 के बीच का वेट क्या है 16, राइट। और 2 का करंट की क्या है 28, तो 16 28 से छोटा है, राइट। तो फिर रिप्लेसमेंट अगर होगा, रिप्लेसमेंट अगर हुआ तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे, राइट। यहाँ पे 16 आ जाएगा 28 की जगह। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट अगर हुआ है तो यहाँ पे पेरेंट एरे में भी चेंजेस आएंगे। ओके, तो पेरेंट एरे में क्या चेंजेस करेंगे हम लोग, कोई बता सकता है चार्ट्स में या कहीं पे भी बोल के, एनीवन। 3 आएगा। यस, नाइस, परफेक्ट। ओके, तो पेरेंट एरे में क्या आएगा 3 आएगा। ओके, सो हम लोग ने ये रिप्लेसमेंट भी कर दिया।
अब सारे नोड्स हो गए तो वापस आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके हाँ, तो अब आगे जाने पे हमको क्या दिखता है, ये वाला एरे है। अब एरे में फिर से हम लोग मिनिमम ढूंढेंगे। ओके, सबसे मिनिमम कौन सा है? 0, ट्रू, 0 वाला तो ट्रू हो गया, 10 वाला तो ट्रू हो गया, 12 वाला ट्रू हो गया, एंड देन 16। देख सकते हो ना, अब सबसे मिनिमम 16 है, 16 वाला फॉल्स है, राइट। सो नोड 2 कंसिडर होगा, इस बार नोड 2 कंसिडर हुआ। ओके, तो उसको हम लोग एमएसटी में इंक्लूड करेंगे और यहाँ पे उसका वैल्यू ट्रू कर देंगे। ट्रू हो गया। ओके, एक बार ट्रू हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, एडजेसेंट नोड्स नोट डाउन करेंगे। तो 2 के एडजेसेंट नोड्स कोई बता सकता है मेरे को? एनीवन? माइक चालू करके चैट्स में कहीं भी। 2 के एडजेसेंट नोड्स 173 173, राइट, 173। तो हम लोग क्या नोट डाउन करेंगे? 173। ओके, 317। ओके, 317 नोट डाउन किया। अब हम लोग जाके देखेंगे हर एक नोड को, तो 3 अगर हम लोग देखते हैं तो वो एमएसटीआरए में ट्रू है, राइट। 3 ट्रू है तो 3 कैंसल आउट, 1 भी ट्रू होगा, 1 भी कैंसल आउट, 7 ट्रू नहीं है, 7 फॉल्स है, तो 7 के लिए देखेंगे। 2 से 7 तक का वेट क्या है? 14, और यहाँ पे 18 है, राइट। तो रिप्लेसमेंट अगर होना चाहिए, मतलब 14 छोटा है ना, तो रिप्लेसमेंट अगर तो होना चाहिए। रिप्लेसमेंट अगर हुआ, तो अगर रिप्लेसमेंट आया है तो यहाँ पे पेरेंट एरे में भी चेंजेस होने चाहिए। रिप्लेसमेंट आया, पेरेंट एरे में चेंजेस क्या करेंगे, तो करंट नोड आएगा, करंट नोड इज 2। ओके, तो ये रिप्लेसमेंट हो गया। ओके, अब लास्ट नोड अगर हम लोग देखें ना, तो लास्ट अभी एक ही नोड बचा है, राइट। सारे नोड्स तो ट्रू हो चुके हैं, तो आप कुछ भी कर लो, लास्ट नोड एक ही आने वाला है। अब सारे नोड्स अगर ट्रू हो चुके हैं तो एक ही नोड अब कंसिडर होगा, दैट इज 7। तो 7 को हम लोग इंक्लूड करेंगे, उसको यहाँ पे ट्रू करेंगे, एंड देन द एल्गोरिदम स्टॉप्स। एल्गोरिदम अटका क्यों, यहाँ पे स्टॉप क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग ने एमएसटी एरे में ना सारे ट्रू कर लिया। यस, सारे ट्रू हो गए तो हम लोग को एल्गोरिदम अटकाना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि हम लोग ने ट्री बना लिया है। अब जितना अब ज्यादा करेंगे तो साइकिल बन जाएगा या कुछ हो जाएगा, है ना, या फिर वो ट्री नहीं कहलाएगा, ज्यादा एजेस हो जाएंगे। इसलिए तो इसलिए अब ये हम लोग ने एल्गोरिदम स्टॉप कर लिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये तो यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना, ये तो हमारे कंप्यूटर में होता नहीं है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो होगा नहीं हमारे, मतलब जो भी डेटा स्ट्रक्चर हम लोग मेंटेन करेंगे, हमारे पास तो ये 3 डेटा, मतलब ये 3 एरेज ही है। तो ये 3 एरेज हमें कैसे बता रहे हैं कि ये 3 एरेज हमें कैसे बता रहे हैं कि कौन सा नो, मतलब हम लोग ने कौन सा एज लिया, क्या लिया, ये तो कोई ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे ना, है ना, राइट। ये ना ना तो एज लिस्ट है, ना तो एडजेसेंसी लिस्ट है, और ना ही एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। और अगर आपने लास्ट सेशन अटेंड किया हो तो आपको पता होगा कि यही 3 तरीके हमको तो पता है किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के। तो इसमें कहाँ ग्राफ दिख रहा है हमको, राइट। तो इसमें ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा कि ये जो पेरेंट एरे है ना, वो आपको पूरा ग्राफ दिखा देगा कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है। ओके, जिसका मतलब जिसमें वैल्यू -1 होना, वो वाले नोड को इग्नोर कर दो आप। ओके, बाकी के नोड्स को देखो आप, जैसे कि 2 और 3। ओके, सो ना 2 से लेके 3 का जो कनेक्शन है ना, वो अवेलेबल होगा हमारे ग्राफ में। तो देख लेते हैं 2 से लेके 3 का कनेक्शन है क्या? हाँ है। फिर उसके बाद का देख लेते हैं 3 से 4। सो 3 से 4 वाला भी कनेक्शन है हमारे पास, राइट। 4 से 5, 4 से 5 वाला भी कनेक्शन है। 5 से 6, 5 से 6 वाला भी कनेक्शन है। 6 से 1 वाला भी कनेक्शन है, और 2 से 7 मतलब ये वाला भी कनेक्शन है। ओके, तो पेरेंट एरे जो है आपको ग्राफ के एजेस के बारे में बताते हैं कि कौन सा एज इंक्लूड हुआ है, लेकिन उनका वेट कहाँ गया? उनका वेट हम लोग ने खो दिया ना, तो उनका वेट है ना यहाँ पे छुपा हुआ है, ये की वैल्यू एरे में। की वैल्यू एरे में हर एक वेट नोट डाउन किया हुआ है हमने। जैसे कि देखो 2 से 3 का जो वेट है ना, वो यहाँ पे 16 दिखा रहा है, देखो। ओके, फिर 3 से 4 का वाला जो वेट है वो देखो यहाँ पे 12 में दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे की वैल्यू में हर एक वेट दिखा रहा है आपको, आप देख सकते हो। और ये सबसे मिनिमम वेट जो हम लोग कंसिडर कर सकते थे, वही आया है प्रिम्स एल्गोरिथम के हिसाब से, राइट। ये वही एग्जांपल है जो आपको शुभम ने एक्सप्लेन किया, तो आपको इजी भी हो जाएगा समझने के लिए, राइट। तो कैन आई अज्यूम कि आपको अच्छे से समझ में आया? मतलब किसी को कोई भी डाउट हो इस चीज को लेके तो अभी पूछ सकता है। मतलब हमने यहाँ पे ग्राफ भी दिखा दिया कि ग्राफ हम लोग ने कैसे स्टोर किया हुआ है। ओके, तो किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ओके, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो ना, तो एक चीज कर दो, चैट्स में ओपी लिख दो। कैन आई हैव सम ओपी इन द चैट? ओके, नो वन। हाँ, आए, सॉरी, या थैंक यू सो मच। ओके,
पक्का ना सबको समझ में आ गया, क्योंकि यही आगे यूज होने वाला है, मतलब यही चीज हम लोग आगे कोड भी करेंगे, तो ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो वी कैन मूव अहेड नाउ। अब एक चीज मैं बता देता हूँ कि क्रुशकल्स में किसी ने डाउट भी पूछा था शायद। ओके, क्रुशकल्स के टाइम पे एक किसी ने तो डाउट पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। हाँ, तो क्रुशकल का हुआ यूं है कि क्रुशकल के लिए ना हम लोग को एक और टॉपिक जो है वो कवर करना होगा, और इसके लिए उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी हम लोग बता नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाता। ओके, लेकिन हम लोग नेक्स्ट सेशन में पक्का क्रुशकल्स कंप्लीट कर लेंगे, तो यू कैन स्टिक अराउंड फॉर क्रुशकल्स, लेकिन क्रुशकल्स आज नहीं हो पाएगा। ओके, सॉरी फॉर दैट, एंड मतलब आप जुड़े रहिए, नेक्स्ट टाइम जब भी इंटरमीडिएट सेशन होगा तब तब हम लोग इंटरमीडिएट इनिंग्स का सेशन होगा तब हम लोग कवर कर लेंगे पक्का क्रुशकल्स वाला पार्ट। ओके, तो इतने थियरी सेशन के बाद है ना, अब हम लोग कोडिंग मतलब प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, लेकिन 1 घंटे का थियरी सेशन हो चुका है, तो आई वुड लाइक टू हैव मतलब हैव सम क्वेश्चन आंसर्स, एंड जिसको ब्रेक लेना है 5 मिनट का ब्रेक ले सकता है, मतलब एक पानी वानी पी लो, और किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ेंगे। तो 5 मिनट है सबके पास, मतलब जिसको भी कुछ ब्रेक वेक लेना है, कुछ करना है तो कर सकता है अभी 5 मिनट में, और डाउट्स पूछने हो तो चैट्स में, या मतलब मैं चैट्स के लिए भी ओपन हूँ, और माइक चालू करके भी पूछ सकता है कोई भी, कुछ भी नहीं समझ में आओ, मतलब छोटी से छोटी चीज पूछ सकता है वो मुझे। एनीवन? कोई नहीं पूछ रहा है? पक्का ना सबको समझ में आया? क्योंकि मुझे तो बहुत टाइम लग गया था समझते समझते, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम। मैं 4th ईयर में हूँ अभी, फिर भी ऐसे अच्छे से जाता नहीं है मेरे। हाँ, सही ऑडियंस है, एक ही बार में समझ जा रहे सब। ओके, तो ठीक है, 5 मिनट मतलब 4:07 को चालू करते फिर से। देखते हैं, मतलब तुम लोग आराम से आ जाओ, पानी वानी पी लो, ब्रेक वेक ले लो, है ना? सब लोग मीटिंग में भाग मत जाना। Yes. ओके ओके, तो वरुण तुम बड़े एक्टिव दिख रहे हो मेरे को आज, मतलब मैंने सॉरी है, मैंने तुम्हें मतलब पहले नोटिस नहीं किया कभी किसी सेशन में। Man, I was absent for last session. Rest I have attended all the meetings. ओ ओके ओके, हाँ, तो मैं मतलब ज़्यादा नोटिस नहीं करता, इसलिए पहली बार मेरे सेशन में तुम्हें नोटिस किया, तो इसलिए तो कहाँ से हो तुम? Chandrapur. ओ, चंद्रपुर। हाँ, चंद्रपुर में मेरे एक दो दोस्त रहते हैं। चंद्रपुर में कहाँ, मतलब सिटी से हो या टाउन से हो, या मतलब कहीं आउटस्कर्ट से हो? City. ओह, नाइस नाइस नाइस। और कौन सा ईयर और ब्रांच है तुम्हारा? Third year. ब्रांच? IT. ओ, आईटी वाला भाई है फिर तो मेरा। आईटी वाला कोई है कि नहीं? और हाथ ऊपर कर सकता है यहाँ पे? एग्जीक्यूटिव्स में भी मेरे को पता नहीं है कौन आईटी वाले हैं। आईटी वाला हैंड रेस कर सकता है अगर कोई तो। यार इतने कम आईटी वाले हैं, आईटी सुप्रीमेसी। विश्वजीत, ये गलत है ना, तुम कॉम्प से हो, आई नो, हाथ ऊपर मत किया करो। नहीं नहीं, आईटी वाले थोड़े ऐसे संडे को छुट्टी ले लेते हैं इसलिए, वरना अभी आईटी वालों से भरा होता हमारा सेशन। हम्म, 4-5 हो चुके, 2 मिनट और रुकते हैं फिर चालू करते हैं। ओके, हाँ, सब लोग कैसे फोन से ज्वाइन करते हो या लैपटॉप वैपटॉप यूज करके ज्वाइन करते हो? मतलब मेरा तो पीठ दुख जाता है एक आध घंटे में। सॉरी, मैं थोड़ा फ्रैंक हो जाता हूँ मतलब सेशन के टाइम पे, तो
चिल समझो, मतलब तुम्हारे साथ एसईओ में पढ़ रहा हूँ। तो हो गया क्या? सब लोग भाग गए? क्या हुआ? 17 ही जन। ओके, हाँ है, अच्छे खासा स्ट्रेंथ अच्छी है। ठीक है, हम लोग चालू कर सकते हैं अभी। आई गेस 4-6 हो गई है, डजेंट मैटर्स, कुछ हो भी नहीं रहा है। ओके, तो चालू करें एवरीवन? मतलब हाथ ऊपर कर सकते हैं अगर नहीं चालू करना हो तो, ठीक है, नहीं तो मैं चालू कर रहा हूँ। कोई हाथ ऊपर नहीं कर? ओके, हाँ ठीक है, तो फिर चालू करते हैं। ओके, हाँ तो लेट्स गेट आवर हैंड्स डर्टी। और आपको पता है इस सेगमेंट में क्या होने वाला है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है हमारी तरफ से, राइट? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत बेसिक से प्रॉब्लम हम लोग ने लिया है, ओके, और अच्छे से हो जाएंगे। मतलब आज स्पीकर्स, आज जो भी मेरे पहले के स्पीकर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है यहाँ पे। ओके, तो प्रॉब्लम 1 से बिगन करते हैं, ठीक है। सौम्या's dog is kidnapped and trapped in the world of rooms. ओके, सौम्या का जो डॉग है उसको किसी ने किडनैप कर लिया और उसको ट्रैप कर लिया कहाँ पे? वर्ल्ड ऑफ रूम्स में। ओके, कनेक्टेड बाय पोर्टल्स, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ रूम्स कनेक्टेड बाय पोर्टल्स। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको समझ में आ रहा है, शायद ग्राफ हो सकता है, और ग्राफ से ही सेशन चल रहा है तो ग्राफ्स का क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली। तो देर आर एन रूम्स मतलब एन नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं, शायद राइट, इन दिस वर्ल्ड, ईच कंटेनिंग एम पोर्ट मल्टीपल पोर्टल्स, ठीक है, हर एक रूम के साथ मल्टीपल पोर्टल कनेक्टेड हुए। ओके, ऑल्सो द पोर्टल्स आर यूनिडिरेक्शनल। अब ये यूनिडिरेक्शनल वर्ड इंपॉर्टेंट है। यूनिडिरेक्शनल मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ की तरफ इशारा हो रहा है ना? दैट इज अ पोर्टल कैन ओनली सेंड यू फ्रॉम अ रूम टू अनदर रूम। एक मिनट, हाँ सॉरी, दैट इज अ पोर्टल कैन सेंड यू फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम एंड नॉट बैक अगेन। ओके, मतलब वापस नहीं भेज सकते, यही हुआ। डायरेक्टेड ग्राफ होगा मोस्टली। ओके, ऑब्वियसली इट इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर सौम्या एंड शी रिक्वायर्स योर हेल्प। ओके, सेशन में कोई है तो नहीं ना सौम्या नाम की, या सौम्या सौम्या नाम था, मतलब कोई भी। हाँ, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर हर, और उसको हमारी मदद चाहिए। तो ऑफ ऑल द थिंग्स शी डज नॉट वांट हर डॉग टू रोम फॉरएवर इन साइकिल्स, है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ तो साइकिल्स, मतलब उसको नहीं चाहिए कि उसका डॉग साइकिल्स में घूमे बार बार। ओके, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कैन यू हेल्प हर बाय टेलिंग हर इफ देर इज अ साइकिल प्रेजेंट इन द पोर्टल्स और नॉट? मतलब साइकिल होगा या नहीं होगा वही करना है। मतलब इन शॉर्ट हमको क्या करना है? साइकिल डिटेक्ट करनी है, राइट? अब आगे का एक छोटा सा ब्रैकेट में लाइन दिया हुआ है, इट माइट हैपन दैट नॉट ऑल द रूम्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। नॉट ऑल द रूम्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर मतलब क्या? इसका मतलब ये हो सकता है शायद कि कंपोनेंट्स की बात चल रही है यहाँ पे, कि कंपोनेंट्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन में कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो ध्यान रखना हो कंपोनेंट्स का, कि हर कंपोनेंट के लिए रन होना चाहिए। अब कंपोनेंट आपको आरुषा ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कंपोनेंट क्या होता है, राइट? तो अब हम लोग इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। इनपुट फॉर्मेट क्या लिखा हुआ है? तो पहले एन और एम देंगे। एन और एम क्या होता है? नंबर ऑफ रूम्स और पोर्टल्स, नंबर ऑफ पोर्टल्स, राइट? एन और एम नंबर ऑफ रूम्स और नंबर ऑफ पोर्टल्स है, ओके। और उसके बाद की एम लाइंस में क्या दिया हुआ है? यू वी, ठीक है। यू वी क्या है वो हम लोग थोड़ा सा आगे ध्यान भी दे देते हैं। मतलब यू वी दिया हुआ है यहाँ पे, एक रूम से दूसरे रूम का पोर्टल, ठीक है, रूम फ्रॉम रूम यू टू रूम वी, ओके। तो वो हम लोग बाद में आगे वापस से देखते भी है। और आउटपुट फॉर्मेट क्या करना है? यस इफ साइकिल इज प्रेजेंट एंड नो इफ साइकिल इज नॉट प्रेजेंट, ओके। ये तो सिंपल था कि मतलब साइकिल प्रेजेंट हो यस कर दो, ओके। तो अब सैंपल इनपुट में देख लेते हैं और विजुअलाइज कर लेते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सैंपल इनपुट में हम लोग को 5,5 दिया हुआ है। पहले 5 and 5 दिया हुआ है, मतलब 5 नोड्स है और 5 एजेस है। ग्राफ्स के फॉर्मेट में हम लोग याद करें तो, है ना, 5 नोड्स होंगे, 5 एजेस होंगे, और ये सारी एजेस दी हुई है हमको। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 4 से 2, ओके। अब यहाँ पे शायद हम लोग विजुअलाइज ना भी कर पाए, तो आगे हम लोग ने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ओके। तो ये आप इमेजिन कर सकते हो कि सौम्या का जो डॉग है वो 1 में अटका हुआ है, मे बी, मतलब किसी में भी अटका हुआ हो सकता है। हमको डिटेक्ट करना है कि साइकिल है कि नहीं है। तो यहाँ पे 1 से 2 का एक एज है, 2 से 3 का एक एज है, 3 से 4 का एक एज है, 4 से 5 का एक एज है, 4 से 2 का एक एज है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब 1 से 2 ये वही वाला है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 4 से 2, ओके। और यहाँ पे क्योंकि
साइकिल है यहाँ पे, ये हम लोग देख सकते हैं 2 से 3, 3 से 4, 4 से 2, ये साइकिल आ गया, तो आउटपुट आया है यस। तो इसको अब कोड कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो कोड के लिए मैं अपना एडिटर खोल लेता हूँ, और मैंने ना पहले से कोड लिख के रखा है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था ज़्यादा, वरना लाइव कोडिंग हम लोग करते, लेकिन अब हम लोग फटाफट ये कोड खाली मैंने जो लिख के रखा है वो समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले n और m एक्सेप्ट किया, राइट, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ एजेस, हाँ, और फिर एडजेसेंसी लिस्ट उनका बना दिया। अब एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनाते हैं वो हम लोग ने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था अच्छे से, राइट, आपको अगर याद हो तो। लेकिन यहाँ पे मैं एक बार ऊपर ऊपर से समझा लेता हूँ। वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट हमने बनाया, ठीक है, और फिर फॉर लूप चलाया m टाइम्स, कितने टाइम्स, m टाइम्स, और वहां पे u और v एक्सेप्ट किया, और एडजेसेंसी ऑफ u में पुशबैक v किया है। ओके, दिस इज हाउ यू मेक एन adjacency लिस्ट फॉर undirected and unweighted graph. Okay, sorry, directed and unweighted graph. This is a directed graph, right? हमारे क्वेश्चन में directed graph दिया हुआ था हमको, और क्योंकि उसमें weights नहीं है तो इसलिए ये वाला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। बाकी अलग अलग ग्राफ्स के लिए अलग अलग होता है, जो कि हमने वो भी हमने कवर किया था। ओके, तो आगे हम लोग देखेंगे भी दूसरे टाइप्स के ग्राफ्स के लिए कैसे होता है। और आपको अगर कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो आप पुराना सेशन अटेंड कर सकते हो। ओके, पुराना सेशन यूट्यूब पे हमने अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हो एक बार के लिए, हम लोग ने वहाँ पे डीप में समझाया हुआ है एडजेसेंसी लिस्ट कैसे करते हैं। ओके, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ साइकिल डिटेक्ट, ये साइकिल डिटेक्ट नाम का मैंने फंक्शन लिखा है। ओके, साइकिल डिटेक्ट नाम का फंक्शन एक है, अगर वो ट्रू रिटर्न करता है ना तो येस, मतलब साइकिल प्रेजेंट है, और अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है तो साइकिल प्रेजेंट नहीं है, नो। ओके, तो ये साइकिल डिटेक्ट पे जाके देखते हैं साइकिल डिटेक्ट है क्या। तो यहाँ पे ये साइकिल डिटेक्ट मैंने लिख के रखा, लाइन नंबर 25 से आप लोग देख सकते हो, ये साइकिल डिटेक्ट है ना। तो साइकिल डिटेक्ट में मैंने दो चीज पास करवाई थी, क्या क्या करवाई थी, एडजेसेंसी लिस्ट और नंबर ऑफ नोड्स। ओके, अब आपको अगर आरुषा वाला जो एक्सप्लेनेशन था, आरुषा ने जो जिस तरीके से, हमारी पहली स्पीकर ने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था, वो तरीका अगर आपको याद हो, तो हम लोग ने दो एरेज बनाए थे। दो एरेज क्या थे, एक विजिटेड एरे, एक डीएफएस विजिटेड एरे, राइट। तो यहाँ पे मैंने वेक्टर बना लिया और उनको इनिशियलाइज किससे कर लिया, 0 से, है ना, 0 से यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे सारे कंपोनेंट्स के लिए। ये फॉर लूप किस लिए, फॉर ऑल कंपोनेंट्स, मैंने यहाँ लिख के भी रखा है, आपको ये कोड बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है फॉर ऑल द कंपोनेंट्स, और ये स्टैंडर्ड कोड है, मतलब ये जब भी आपको हर एक कंपोनेंट के लिए रन करना होगा ना, तब ऐसे ही हम लोग रन करते हैं फॉर i = 1 से लेके n तक, ठीक है, क्योंकि हम लोग नोड 1 पहला है हमारा। और फिर अगर वो विजिटेड नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग कोई भी एल्गोरिदम उसके लिए कॉल करते हैं, कोई भी एल्गोरिदम। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग डीएफएस कॉल करने वाले हैं, डीएफएस चेक साइकिल, डीएफएस साइकिल चेक। ओके, अब ये क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, लेकिन यहाँ तक का आपको समझ में आ गया क्या। ओके, किसी को यहाँ तक मतलब कंपोनेंट्स तक समझ में नहीं आया हो ना, तो अभी भी रोक सकता है मेरे को इस पार्ट तक। ओके, एक्सप्लेन तो वंस हम लोग अगेन आगे बढ़ते हैं। प्लीज। हाँ, ओके, क्या क्या एक्सप्लेन करूँ, ये स्पेसिफिकली फॉर बता सकता हूँ। लूप्स, फॉर लूप क्या, अच्छा ओके। तो यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन तो आपको समझ में आ गया ना, मतलब इनिशियलाइजेशन ये इज बेसिक। हाँ, तो ये फॉर लूप क्या करता है, मतलब हम लोग को हर एक कंपोनेंट के लिए चलाना था। अब मैं आपको कंपोनेंट पे बता देता हूँ, ठीक है, कंपोनेंट्स। ओके, हाँ, तो स्लाइड्स में जाके ना वापस कंपोनेंट्स वाली स्लाइड पे जाते हैं एक बार, कंपोनेंट्स, राइट। तो ये कंपोनेंट्स है ना। अब ये पूरा एक ही ग्राफ है। अब किसी एक कंपोनेंट में भी साइकिल प्रेजेंट हुआ तो सौम्या के लिए तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी ना। किसी एक कंपोनेंट में भी साइकिल प्रेजेंट हुआ तो अब भले ये अलग अलग कंपोनेंट्स है, लेकिन किसी एक कंपोनेंट में भी साइकिल प्रेजेंट हुआ तो सौम्या के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब हमको हर एक कंपोनेंट में जाके चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे साइकिल है क्या, यहाँ पे साइकिल है क्या, यहाँ पे साइकिल है क्या, है ना। अब होगा क्या कि जब हम लोग पहला कंपोनेंट विजिट करेंगे ना यूजिंग डीएफएस, ओके, तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 के बाद 2 विजिट करेंगे। अब होगा क्या, हमारा डीएफएस पीछे आ जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कि हमने पूरा ग्राफ एक्सप्लोर कर लिया, कंपोनेंट एक्सप्लोर कर लिया, है ना। अब उसको यहाँ से कनेक्टिंग एज नहीं मिलेगा दूसरे कंपोनेंट तक, तो वो ये कंपोनेंट वाला विजिट ही नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम हटाने के लिए हमने ये फॉर लूप लिखा है कि सारे कंपोनेंट्स विजिट होने चाहिए। ओके, अब होगा क्या इसमें, मतलब मैं आपको पहले से आइडिया थोड़ा सा दे देता हूँ कि 1 विजिट होगा, ठीक है, सबसे पहले 1 विजिट होगा इस फॉर लूप में, मतलब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, राइट। और 1 विजिटेड नहीं है क्योंकि वो 0 है ना अभी, तो 1 इज नॉट विजिटेड राइट नाउ, तो 1 विजिट होगा, 1 हम लोग विजिट करेंगे। ओके,
1 को हम लोग विजिट करेंगे एंड देन 1 के बाद 1 के साथ कनेक्टेड कौन है 2 विजिट हो जाएगा, राइट। अब होगा क्या, हमारा डीएफएस वाला जो फंक्शन है ना वो मतलब कंप्लीट हो जाएगा। डीएफएस वाला जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो 3 के लिए रन नहीं होगा, तो उसको बोलना पड़ेगा कि अभी 3 बाकी है। तो यहाँ पे जब आई इंक्रीमेंट होगा ना, आई पहले 2 होगा, राइट, बट 2 हमको जैसे कि पता है 2 इज विजिटेड, तो ये वाला इफ स्टेटमेंट रन नहीं होगा और उसके लिए डीएफएस कॉल नहीं होगा 2 के लिए, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है। अब क्या आएगा, आई 3 हो जाएगा, और फिर क्योंकि 3 विजिटेड नहीं है तो ये इफ वाला स्टेटमेंट जो है वो रन होगा, मतलब इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे तो डीएफएस कॉल होगा 3 के लिए। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि कंपोनेंट्स के लिए कैसे रन करते हैं हम। समझा क्या? No. नहीं समझा अभी तक? No. तो कैसे बताओ अब? ठीक है, फिर से एक बार करते हैं। तो यहाँ पे ना देखो, विजिटेड को इनिशियलाइज किया है 0 से, राइट, ओके। विजिटेड को हम लोग ने इनिशियलाइज किया है 0 से। Yes. मतलब कि हम लोग ने कोई भी नोड अभी तक विजिट नहीं किया। कोई भी नोड हमने अभी तक विजिट नहीं किया, ठीक है। अब हम लोग ने ये फॉर लूप लगाया, ओके। फॉर लूप कहाँ से लगाया, 1 से लेके n तक, ओके। 1 से लेके n तक मतलब कि सारे जितने भी नोड्स थे, नंबर ऑफ नोड्स थे, उनके लिए एक फॉर लूप लगाया। नॉर्मली ये क्या बोलते हैं, ये हम लोग हर बार फॉलो करते हैं। 1 से लेके n तक का फॉर लूप लगाना है कि सारे नोड्स विजिट करने हैं, ओके। अगर वो नोड विजिटेड नहीं है ना तो ही उसको विजिट करना है, राइट। इफ नॉट विजिटेड तो उसको विजिट करो, ओके। तो यहाँ पे इन ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिख के रखा है कि उनको विजिट करो। वो कैसे लिख के रखा है वो बाद में बताता हूँ। यहाँ पे आपको येलो मतलब वो डॉट डॉट्स दिख रहे होंगे तो ओके। लेकिन ये इफ ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है ना, इफ ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स है, ओके। Yes. तो ये इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है ना वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये अगर विजिटेड नहीं है ना तो विजिट करो, इतना समझ लो, इतना समझ लो, ओके। Okay. अब विजिट हम लोग विजिट करने के लिए एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, या तो बीएफएस या तो डीएफएस, है ना। तो इस केस में मैं डीएफएस यूज कर रहा हूँ, ओके। मैं आपको बता देता हूँ, मैं डीएफएस यूज कर रहा हूँ, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ओके। तो सबसे पहले आई क्या होगा, 1 होगा, है ना। और 1 0 है अभी फिलहाल, मतलब 1 पे विजिटेड का जो 1 है वो 0 है ना। विजिटेड में जो भी फर्स्ट पोजीशन है वो 0 है, तो मतलब कि नॉट विजिटेड है वो, मतलब कि ये इफ स्टेटमेंट रन होगा। इफ के अंदर का जो स्टेटमेंट्स है वो रन होने वाले हैं ना। अब इफ के अंदर का रन होगा मतलब कि हम लोग यहाँ पे 1 को विजिट करने वाले हैं, फिर हम लोग 1 को विजिट मार्क कर देंगे, मतलब कि ये विजिट हो गया है, ओके। अब 1 से क्या होगा, क्योंकि हम लोग ने डीएफएस कॉल किया है तो 1 है ना खुद ब खुद बोल देगा कि मेरा नेबर 2 है, तो 2 को भी विजिट कर दो, तो हम लोग 2 को भी विजिट कर लेंगे, ओके। वंस मतलब 2 भी विजिट हो जाएगा ना, फिर 1 बोलेगा कि और कोई तो नहीं बचा है जो मतलब मेरे आसपास जुड़ा हुआ है और उसको विजिट करना बाकी है। तो 1 बोलेगा वापस मेन फंक्शन में चलो, मेन फंक्शन में मतलब ये वाले फंक्शन में, साइकिल डिटेक्ट वाले फंक्शन में चले जाओ, ओके। अब क्या होगा, अब फॉर लूप वापस रन होगा, फॉर लूप इंक्रीमेंट होगा। फॉर लूप क्या होगा, फॉर लूप 1 से 2 हो जाएगा, मतलब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, ओके। अब 2 होगा, वो चेक करेगा कि विजिटेड है या नहीं है। लेकिन हम लोग ने जब 1 के टाइम पे किया था तब हम लोग ने 2 का भी विजिटेड चेंज कर दिया था, मतलब हम लोग ने बोला कि 2 भी विजिट कर लो, है ना। तो इफ स्टेटमेंट, इफ वाला जो है ये ब्रैकेट फॉल्स हो जाएगा, मतलब इफ जो है वो फॉल्स हो जाएगा और रन नहीं होगा इफ केस। तो हम लोग आई को एक और बार इंक्रीमेंट करेंगे, 3 करेंगे, और क्योंकि हम लोग ने अभी तक 3 विजिट नहीं किया तो मतलब 3 इज नॉट विजिटेड, तो अब 3 के लिए कॉल होगा और 3 फिर बोलेगा कि मेरा नेबर कौन है, 4 है, तो 4 को भी विजिटेड मार्क करो। 4 का नेबर कौन है, 5 है, तो 5 को भी विजिटेड मार्क करो, ओके। वो विजिटेड कैसे मार्क करना है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, मतलब कि 3, 4 और 5 को विजिटेड मार्क किया हमने, और फिर हम लोग ये फॉर लूप कंटिन्यू करेगा। अगर वो विजिटेड मार्क है, मतलब कि अभी 4 हम लोग ने 3 के साथ साथ विजिट कर लिया ना, तो 4 इज विजिटेड मार्क्ड ऑलरेडी, तो 4 के लिए वापस डीएफएस कॉल क्यों करने का हमको। अब समझा आपको थोड़ा बहुत मे बी, Yes. ओके। और ये स्टैंडर्ड कोड है, मतलब यही कोड हर जगह यूज होगा, मतलब ये जो फॉर ऑल कंपोनेंट्स है ना, यही कोड स्टैंडर्ड कोड है। आप किसी भी मतलब बीएफएस या डीएफएस किसी भी कंपोनेंट्स के लिए कॉल कर रहे हो ना, यही स्टैंडर्ड कोड यूज करना, ओके। अब हम लोग लिखेंगे एक इफ जिसमें ना हम लोग डीएफएस साइकिल चेक कॉल करेंगे। अब ये डीएफएस साइकिल चेक क्या है मैं बताता हूँ।
ये डीएसएफ साइकिल चेक क्या करेगा कि किसी भी कंपोनेंट, किसी भी एक सिंगल कंपोनेंट में साइकिल प्रेजेंट है क्या, वो बताएगा, ठीक है। लेकिन ये डीएफएस है ना, एक कंपोनेंट के लिए काम कर सकता है, सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए नहीं काम कर सकता। अब कंपोनेंट क्या था, मतलब ये 3 4 5 के लिए डीएफएस साइकिल चेक काम करेगा, हाँ, लेकिन सबको नहीं चेक करेगा, वो एक बार में खाली 3 4 5 को चेक करेगा, ठीक है। और अगर वहां पे साइकिल रहा ना, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर साइकिल है तो हम लोग मतलब मेन फंक्शन से भी ट्रू रिटर्न कर देंगे। साइकिल डिटेक्ट मतलब कि साइकिल डिटेक्ट हो गया, किसी भी एक कंपोनेंट में साइकिल डिटेक्ट हो गया, मतलब देयर इज अ साइकिल इन द ग्राफ, है ना। या फिर वो पहले कंपोनेंट में हो, दूसरे कंपोनेंट में हो, तीसरे कंपोनेंट में हो, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, साइकिल है मतलब है ना, तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। ओके, और एक और चीज हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि ना, अगर सारे कंपोनेंट्स में साइकिल नहीं मिली, मतलब कि कोई रिटर्न नहीं होगा, है ना। सारे कंपोनेंट्स में साइकिल नहीं मिली मतलब रिटर्न नहीं होने वाला है, तो इसलिए लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स करेंगे, मतलब कि किसी भी कंपोनेंट में हमको साइकिल नहीं मिली है, इसलिए रिटर्न फॉल्स किया हमने। ओके, लेकिन किसी भी एक कंपोनेंट में भी साइकिल मिल गया ना, तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब वो साइकिल ढूंढना कैसे है वो हम लोग देखते आगे। ओके, तो ये डीएफएस साइकिल चेक वाला जो फंक्शन है, उसमें हम लोग ने क्या क्या चीज़ें पास किया, तो ये है एडजेसेंसी लिस्ट हमारा, ये विजिटेड एरे, ये डीएफएस विजिटेड एरे, और करंट नोड जिसकी बात चल रही है, हाँ। ओके, अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ये डीएफएस साइकिल चेक वाला फंक्शन। ओके, ये भी बूलियन फंक्शन है क्योंकि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना चाहिए इसको भी। ओके, हाँ, तो ये यहाँ पे हम लोग ने चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है, मतलब एडजेसेंसी लिस्ट एंड विजिटेड एंड डीएफएस विज और नोड। अब कोई अगर सी प्लस प्लस बैकग्राउंड हो ना, तो उसको वो ये एंड नोटिस हो रहा होगा। ये एंड हम लोग मतलब पास बाय रेफरेंस करते हैं, हम लोग उन वेक्टर्स को पास बाय रेफरेंस करते हैं, क्योंकि रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, तो देयर माइट बी चांसेस कि रिडंडेंट डेटा हो जाए, मतलब हमारे पास मल्टीपल कॉपीज हो जाए विजिटेड एरे की, इसलिए हम लोग पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं। बाकी आप अगर पाइथन और जावा यूज़ कर रहे हो तो आपको मतलब इसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हाँ, यहाँ पे हम लोग ने विजिटेड और डीएफएस विजिटेड। अब जैसा कि आपको आरुषा ने बताया था कि जैसे ही हम लोग किसी नोड पे जाए, तो उसको पहले क्या करने का, विजिटेड 1 करने का। ओके, फिर डीएफएस विजिटेड को भी 1 कर देने का, है ना। फिर उसके हर एक नेबर के लिए हम लोग को कॉल करना है डीएफएस विजिट फंक्शन, है ना। तो हम लोग ने फॉर लूप लगाया, फिर हर एक नेबर के लिए हम लोग ने कॉल करना है डीएफएस विजिटेड फंक्शन। तो अगर वो विजिटेड नहीं है, अगर वो नोड करंटली विजिटेड नहीं है, ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डीएफएस साइकिल चेक सेम फंक्शन उसके लिए कॉल करेंगे रिकर्सिवली। ओके, और अगर ये डीएफएस साइकिल चेक ट्रू रिटर्न करता है, तो यहाँ से भी रिटर्न ट्रू कर दो। एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स हम लोग चेक करेंगे कि उसका डीएफएस विज तो ट्रू ट्रू नहीं है ना। डीएफएस विज मतलब करंट डीएफएस कॉल में कोई साइकिल तो नहीं बन रही है, करंट डीएफएस कॉल में ही कोई तो साइकिल नहीं बन रही बिना बैक ट्रैक किए, ठीक है ना। मतलब वो वाले एग्जांपल में हमने बैक ट्रैक कर लिया था, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तो हाँ, यहाँ पे हम लोग ने 5 पे आके बैक ट्रैक कर लिया था ना। ओके, तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि 5 पे आके ही कोई साइकिल तो नहीं बन रही है, वो चेक करेंगे। ओके, डीएफएस विज कोई साइकिल तो नहीं बना रहा। ओके, अगर बना रहा है तो रिटर्न ट्रू करेंगे, और जैसे ही ये फॉर लूप एंड हो जाएगा, इसका मतलब कि हमको साइकिल नहीं मिला, कोई साइकिल मिला नहीं है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डीएफएस विज को 0 कर लेंगे। ओके, डीएफएस विज को 0 करने के बाद डीएफएस विज को 0 करेंगे, क्योंकि आपको आरुषा ने भी बताया था ये किस केस में काम आता है, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर लेंगे। ओके, तो ये आपको कोड समझा, या मतलब अभी भी कुछ इश्यूज हो तो कोई भी पूछ सकता है। वो बैक ट्रैक कैसे करेगा? बैक ट्रैक कैसे करेगा मतलब, हम लोग यहाँ पे ना रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं ना, अगर आप देख रहे हो तो रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, यस राइट। यस यस। तो सबसे पहले वो जाएगा यहाँ से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब 5 क्या बोलेगा कि मेरे पास तो कोई फॉर लूप है नहीं चलाने को, मतलब 5 के पास नहीं है ना, 5 का कोई एडजेसेंसी लिस्ट में नोड ही नहीं है, मतलब 5 का तो कोई नेबर ही नहीं है ना। यस तो जब 5 के लिए कॉल होगा, तब 5 बोलेगा कि मेरा तो कोई नेबर नहीं है, तो मेरा फॉर लूप यहीं पे एंड कर दो, एंड देन वो कोई तो यस वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना।
फॉल्स रिटर्न करेगा तो 5 से हम लोग पीछे जाएंगे, 4 पे जाएंगे। Okay. तो 5 से पीछे जाते टाइम पे हमको एक चीज करनी थी, मेन चीज क्या करनी थी, वो डीएफएस विज में 5 को 0 कर देना था। तो Okay. हम लोग उस नोड को 0 कर देते हैं एंड देन रिटर्न फॉल्स कर देते हैं कि यहाँ पे तो कोई साइकिल मिली नहीं है, पीछे जाके देखो। Okay. ओके, समझ गए ना पक्का? हाँ. ओके, और किसी को कोई इश्यूज? ओके, तो फिर अब हम लोग यहाँ पे इस एग्जांपल में कोड चालू करके देख सकते हैं। तो हम लोग है ना यहाँ से सैंपल सैंपल केस ट्राई करके देखते हैं। ओके, ये रहा हमारा सैंपल केस। अब इस सैंपल केस का आउटपुट क्या आना चाहिए? यस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइकिल प्रेजेंट है, हम लोग ने देखा था यहाँ पे साइकिल प्रेजेंट है। तो ट्राई करके देख लेते हैं हमारे कोड में। तो कॉपी किया, यहाँ पे इनपुट में पेस्ट कर रहा हूँ मैं, रन करके देखते हैं। अब ये सारा है। ओके ठीक है, मतलब ये तो हम लोग ने एक एग्जांपल ट्राई किया, दूसरा एग्जांपल भी ट्राई कर लेते हैं ना। तो हम लोग ने एक और एग्जांपल लिख के रखा है। ओके, तो यहाँ पे जाते हैं, एक और एग्जांपल है जिसमें नो है, जिसमें साइकिल नहीं है। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करने का ट्राई भी करो ना, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 साइकिल नहीं बनेगी। ओके, तो ये नो प्रिंट कर रहा है, तो इसको कट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और रन करके देखते हैं। रन किया हमने, नो प्रिंट करना चाहिए, नो प्रिंट किया। ओके, तो सब सही है, समझ में आ रहा है ना पक्का? मतलब ये थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए अगर आप पहली बार कर रहे हो तो, लेकिन अगर आपको डीएफएस का मतलब अच्छे से नॉलेज चाहिए, रिकर्सिवली कैसे कॉल हो रहा है ना, तो लास्ट सेशन आप सही में लास्ट सेशन अटेंड कर सकते हो, मतलब उसमें बैक ट्रैकिंग भी अच्छे से समझाया गया है। Yes. ओके, और कोई मतलब किसी को कोई भी क्वेश्चन? ओके, सो आई अज्यूम इट इज नो वन। हाँ, तो हम लोग अभी आपको रिवॉर्ड मिला एक और प्रॉब्लम का। ठीक है, एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये वार्म अप था, तो अगर दूसरा भी कर लेते हैं तो यहाँ पे द ऑफिस वाले फैंस खुश हो जाएंगे, क्योंकि द ऑफिस से क्वेश्चन उठाया हम लोग ने। ओके, तो माइकल स्कॉट इज शिफ्टिंग द ऑफिस, एक मिनट, हाँ सॉरी, हाँ, तो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो माइकल स्कॉट इज शिफ्टिंग द ऑफिस टू अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग आफ्टर ड्वाइट डिस्ट्रॉयड द ओल्ड वन इन हिज फायर ड्रिल एक्सरसाइज। ओके, तो ड्वाइट ने ऑफिस डिस्ट्रॉय कर दिया उसके फायर ड्रिल एक्सरसाइज में। तो नया ऑफिस का क्या फीचर्स है देख लेते हैं। द अच्छा ओके, प्रेजेंट कर लेता हूँ। हाँ, एक मिनट। हाँ, द न्यू बिल्डिंग ऑफ डंडर मफिन कॉटन, एक मिनट, सॉरी, सो सॉरी। हाँ, तो उनका जो नया बिल्डिंग है हैज़ n कंप्यूटर्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। ओके, वहाँ पे n कंप्यूटर्स है 1 to n। अब आपको n कंप्यूटर्स से आइडिया आ गया होगा कि नंबर ऑफ नोड्स दे के रखा है इन लोगों ने। ओके, ऑल ऑफिस कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड विद अ सिंगल नेटवर्क। ओके, एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्ट होने चाहिए। सो इट्स रिक्वायर्ड टू बाय सम न्यू इथरनेट केबल्स। हाँ, नए इथरनेट केबल्स बाय करने लगेंगे। ड्यू टू सम टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स द ऑफिस कैन हैव ओनली m इथरनेट केबल्स। ओके, खाली m इथरनेट केबल्स मिले हमको। द केबल कनेक्टिंग ith with ith office with the jth office cost c of ij। ठीक है, ith office j office करने का m इथरनेट केबल से हमको m मिल गया, और कुछ तो कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कोई तो कॉस्ट दिया हुआ, कॉस्ट मतलब हम लोग वेटेड ग्राफ्स के डायरेक्शन में सोच सकते हैं करंटली। ओके, find a way for building the network so that all the computers are connected to each other directly or indirectly while minimizing the cost, the total cost। मतलब कि आपको एमएसटी कैलकुलेट करना है ना? टोटल कॉस्ट अगर मिनिमाइज करना है तो एमएसटी कैलकुलेट करने के आसपास कुछ का कुछ हो सकता है। इट इज नॉट अलाउड टू कनेक्ट द सेम पेयर ऑफ कंप्यूटर्स विथ मोर देन वन केबल एंड इट इज नॉट अलाउड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विथ इटसेल्फ। ठीक है, तो मतलब बैकेज शायद यहाँ पे बैकेज का कुछ तो कॉन्सेप्ट बोलना चाह रहे हैं ये लोग कि मतलब सेम पेयर ऑफ कंप्यूटर्स को दो वायर्स नहीं लगने चाहिए, और एक बैकेज नहीं होनी चाहिए, मतलब इटसेल्फ खुद को, और साइकिल मतलब अवॉइड करने हैं हमको। ओके,
Michael Scott is not concerned with the way the cables are led. He just wants to know the minimum total cost. उसको खाली cost से फर्क पड़ता है. ओके, तो हम लोग को इन शॉर्ट हम लोग ये सोच सकते हैं कि हमको MST कैलकुलेट करना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री. ओके, तो हम लोग अब इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं फटाफट से, एकदम स्पीड में देख लेते हैं. ओके, M और N दिया होगा, मतलब नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एजेस, है ना, नंबर ऑफ टोटल कंप्यूटर्स और नंबर ऑफ ईथरनेट केबल्स. ठीक है, फिर M लाइंस में क्या क्या दिया होगा, I, J और C ऑफ I, J. मतलब कि I मतलब कौन सा कंप्यूटर, J मतलब कौन से कंप्यूटर तक, और उसका कॉस्ट. ओके, अब ये क्योंकि ईथरनेट केबल्स है तो मतलब टू वे कम्युनिकेशन होगा, मतलब कि अनडिरेक्टेड ग्राफ है, अनडिरेक्टेड ग्राफ एंड वेटेड ग्राफ. ओके, इस तरीके से आपको कॉस्ट दिया गया होगा, मतलब ठीक है, और हमको डिस्प्ले क्या करना है, मिनिमम टोटल कॉस्ट. ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं. अब ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है कि किस किस तरीके से हमको इथरनेट केबल्स लगानी है ना. तो मतलब आप देख सकते हो कि मतलब इसका ग्राफ बनाया जा सकता है और हमको MST कैलकुलेट करना है. ओके, तो यहाँ पे सैम्पल इनपुट दिया हुआ है. सैम्पल इनपुट हम लोग एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है. यहाँ पे 6 और 9. 6 मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, 6 कंप्यूटर्स हैं, और 9 केबल्स है हमारे पास करंटली, और हर एक केबल का एज दिया हुआ, मतलब वो दिया हुआ है. 1 से लेकर 2 तक का एक केबल है और उसका कॉस्ट क्या है, 9. 1 से लेकर 6 तक का एक केबल दिया हुआ है, उसका कॉस्ट क्या है, 4. ओके, तो इस तरीके से हम लोग को केबल का नेटवर्क दिया हुआ है. तो सैम्पल केस और मतलब क्वेश्चन समझने में किसी को कोई इशू है क्या अभी तक? किसी को कोई इशू चैट्स में लिख सकता है या बोल रोक भी सकता है अभी तक, अगर कुछ इशू हो तो. नहीं हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे का हम लोग करते हैं. हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा था? ओके, ठीक है, तो यहाँ पे सेम हम लोग ने N और M एक्सेप्ट किया. ओके, और पहले तो इनपुट और आउटपुट फाइल खाली कर लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो. ओके, हाँ, तो N और M एक्सेप्ट कर लिया हम लोग ने. फिर हम लोग ने इस बार एडजेसेंसी लिस्ट बनाया. इस बार कैसा एडजेसेंसी लिस्ट बनाया, अनवेटेड और वेटेड और अनडिरेक्टेड के लिए, वेटेड एंड अनडिरेक्टेड. तो वेटेड एंड अनडिरेक्टेड के लिए वेक्टर ऑफ वेक्टर पेयर बनाते हैं हम लोग. ये आप लास्ट सेशन में मतलब देख सकते हो कि क्यू वेक्टर ऑफ वेक्टर पेयर एंड ऑल. सेम M टाइम्स लूप चलाया. इस बार U, V और वेट भी एक्सेप्ट किया, और U में पुशबैक क्या पेयर किया, V और W, और V में पुशबैक क्या किया, U और W, U और उसका वेट. ठीक है, तो इस तरीके से आपका एडजेसेंसी लिस्ट बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि इस बार अनडिरेक्टेड और वेटेड ग्राफ था, इसलिए हम लोग ने इस तरीके से किया. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंट आंसर इक्वल्स टू एक फंक्शन, ये फंक्शन कॉल किया, कैलकुलेट MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री, है ना. तो कैलकुलेट MST, उसमें क्या क्या पास किया हुआ है, एडजेसेंसी लिस्ट और नोड N. तो MST में जाके देखते हैं अब क्या क्या करना है अपने को. ठीक है, कैलकुलेट MST, यहाँ पे हम लोग ने एडजेसेंसी लिस्ट एक्सेप्ट किया और N किया. ओके, फिर इनिशियलाइजेशन. अब आपको बताया था मैंने इनिशियलाइजेशन क्या करनी है, एक पैरेंटर, एक MST और एक की एरे में हम लोग सब कुछ इन्फिनिटी कर लेते हैं, कर लिया. MST में सब कुछ फॉल्स कर लेते हैं, कर लिया. और पेरेंट में क्या करते हैं, पेरेंट में सब -1 कर लेते हैं पहले, है ना, कर लिया. फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई तो पहला नोड सिलेक्ट करते हैं कि कौन से नोड से स्टार्ट करना है, राइट. जिस भी नोड से स्टार्ट करना होता है उस नोड का की हम लोग क्या करते थे, 0. ओके, उस नोड का की हमने 0 कर लिया, और जस्ट फॉर सेफर साइड मैंने उसका पेरेंट भी -1 कर लिया. ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने जस्ट फॉर सेफर साइड. ओके, अब हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे n-1 टाइम्स के लिए. n-1 क्यों, तो n-1 है ना, इतनी ही एजेस हम लोग सिलेक्ट करने वाले. n-1 एजेस हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना किसी भी ट्री में, n-1. शुभम ने भी आपको अच्छे से मतलब बार बार ये एक्सप्लेन किया कि n-1 एज हम लोग किसी भी ट्री के लिए लेते हैं. तो n-1 टाइम्स हम लोग फॉर लूप लगाएंगे. ओके, अब फॉर लूप लगाने के बाद क्या करेंगे, तो फॉर लूप लगाने के बाद हम लोग, याद है हम लोग की वाले एरे में से जाते थे, चेक करते थे कि कौन से नोड का सबसे कम वैल्यू है, और वो MST में फॉल्स है ना. तो यहाँ पे मैंने पहले 2 इंटीजर्स ले लिया. ठीक है, एक मिनी और एक यू ट्रैक रखेगा कि कौन सा नोड है, मतलब कौन से नोड के पास सबसे मिनिमम की है अभी फिलहाल के लिए. ओके, फिर फॉर लूप लगाया पूरे की में से ट्रैवर्स करने के लिए. अगर वो MST में फॉल्स है और उसका की जो है वो छोटा है मिनी से, तो हम लोग का मिनी जो है वो अपडेट कर दो, और यू में जो है वो वी रख दो. ओके, मतलब इन शॉर्ट ये फॉर लूप आपको कैलकुलेट करके देगा क्या, कि की वैल्यू में
कौन से नोड का सबसे मिनिमम की है की वैल्यू एरे में, की एरे में। ओके, और फिर जो भी मिनिमम वाला नोड होगा वो हमको लास्ट में मिल जाएगा, तो उसको हम लोग ट्रू कर देंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? एनीवन जिसको डाउट हो? ओके, तो हम, हाँ कोई कुछ, किसी ने माइक चालू किया? वो u इज इक्वल टू वी किस लिए लिखा? u इज इक्वल टू वी। ओके, तो हम लोग हर एक नोड पे जाएंगे ना जब, ठीक है, तो जिसका भी मतलब हम लोग को की छोटा मिल जाएगा, ठीक है, जिसका भी की छोटा मिल जाएगा तो मिनी को हम लोग अपडेट करेंगे की से, और हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि वो कौन से नोड का था वो की, राइट, वो की कौन से नोड का था, मतलब इस केस में आए, वापस स्लाइड्स पे आते हैं एक बार, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा, हाँ, तो सपोजिंगली हम लोग यहाँ पे 12 सिलेक्ट कर रहे हैं, सपोजिंगली, ठीक है, अब यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे हम लोग 12 सिलेक्ट करने वाले हैं। ओके, 12 सबसे छोटा है और उसका फॉल्स था पहले, है ना, क्या करें, हाँ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग 12 सिलेक्ट करने वाले हैं, है ना, 12 सबसे छोटा है अभी और उसका वैल्यू फॉल्स है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि 12 सबसे छोटा है, और 12 किसके साथ था, 3 के साथ जुड़ा हुआ था ना, तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि ये 3 नोड नंबर जो 3 है उसका की 12 है, ऐसे समझ रहे हैं आपको, इसलिए हमने इक्वल्स टू वी किया। ओके, ओके और फिर जब 3 सिलेक्ट हो गया, मतलब फाइनली फॉर लूप के बाद हमको पता चल गया कि ये वाला ही यू ही मिनिमम था, तो एमएसटी ऑफ यू को हम लोग ने ट्रू कर दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, एनीवन, एनी अदर डाउट्स? ठीक है, अब आगे का कोड जो है ना थोड़ा फेयरली सिंपल है, आप समझ सकते हो, ठीक है। हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे। अब ये फॉर लूप ऐसे करके दिखाता हूँ मैं पहले, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। फॉर लूप हम लोग किसके लिए लगाएंगे, यू के जो भी नेबर्स होंगे ना, एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ यू। ओके, यू के जो भी नेबर्स होंगे उनके लिए फॉर लूप लगाएंगे। ये फॉर लूप लगाने के बाद हम लोग जो जो भी यू का नेबर होगा, ओके, यू का जो भी नेबर होगा उसको वी में स्टोर करेंगे, हाँ, और यू के नेबर के साथ जो भी वेट होगा ना उसको वेट में स्टोर करेंगे। अब ये वेट जो है ना, ये वेट हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, हमारे की एरे के साथ, हाँ, और v को हम लोग कंपेयर करेंगे कि वो एमएसटी में ट्रू तो नहीं है, एमएसटी में ट्रू होगा तो हम लोग उसको छोड़ ही देंगे। तो एमएसटी में अगर फॉल्स हुआ और जो हमारा करंट वेट है वो उस नोड के की से छोटा है, तो हम लोग रिप्लेसमेंट करते थे, याद है, हम लोग रिप्लेसमेंट करते थे, मतलब इन्फिनिटी था तो हमने इन्फिनिटी हटा के मतलब वेट डाल दिया था वहां पे, है ना। तो हम लोग ने यहाँ पे की ऑफ वी को रिप्लेस कर देना है अगर छोटा रहा तो वेट, ठीक है, की ऑफ वी इक्वल्स वेट। और फिर क्योंकि ये रिप्लेसमेंट अगर हुआ था तो हम लोग पेरेंट एरे में भी चेंजेस करते थे, तो पेरेंट ऑफ वी इक्वल्स यू। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको, किसी को कोई डाउट? नो, नो मतलब अगेन एक बार फिर से एक समझा। बार फिर से, ओके। तो हम लोग ये फॉर लूप क्यों लगाते हैं, फॉर लूप लगाने का रीजन ये था कि हम लोग जो भी नोड हम लोग ट्रू करते हैं उसके एडजेसेंट नोड्स हम लोग नोट डाउन करते हैं, राइट। जो भी नोड हमने ट्रू किया, यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने 4 ट्रू किया, है ना, 4 को ट्रू किया तो उसके एडजेसेंट नोट डाउन किए थे 5 7 3। तो ये फॉर लूप उनके लिए लगाया है कि 5 7 3 को नोट डाउन कर लो, है ना। ओके ओके, अब सबसे पहले कौन सा आएगा, 5 आएगा, हाँ, तो v में स्टोर होगा 5 और वेट में स्टोर होगा 5 का 4 के साथ वेट क्या है, v में स्टोर हुआ 5 और 5 का 4 के साथ वेट क्या है 22। ओके, यस अब हम लोग इफ केस में चेक करेंगे कि एमएसटी फॉल्स है क्या, एमएसटी ऑफ 5 फॉल्स है क्या, एमएसटी ऑफ 5 फॉल्स है क्या, तो नहीं ट्रू है, तो 5 को डिस्कार्ड करना पड़ेगा ना, यस तो हम लोग ने 5 को डिस्कार्ड कर दिया। अब नेक्स्ट 7, ओके 7, तो 7 का वेट क्या है, 7 का 4 के साथ वेट क्या है 18। ओके, यस और क्या, और तो यहाँ पे हम लोग v में स्टोर करेंगे 7, वेट में स्टोर करेंगे 18 ही था ना, हाँ 18 था। फिर हम लोग एमएसटी चेक करेंगे फॉल्स है क्या, तो फॉल्स है यहाँ पे, ठीक है ना, और वेट चेक करेंगे
कि वेट करंट की वैल्यू से छोटा है क्या, तो वेट जो है वो करंट वी की वैल्यू क्या है 24 और वेट क्या है हमारा 18, है ना। नो, और हेलो, छोटा नहीं है। वेट छोटा है ना, वेट इज 18 हाँ, ओके और ओके, करंट की वैल्यू क्या है यस, 28, 24, 24 है क्या, 24, ओके 24। तो मतलब रिप्लेसमेंट अगर होना चाहिए ना, रिप्लेसमेंट अगर ये करना है तो की में चेंजेस करनी पड़ेगी। पहले की में क्या डालना पड़ेगा, वेट आपको। तो की में हमने एक बार वेट डाल दिया, फिर पेरेंट एरे में चेंजेस करना है, तो पेरेंट ऑफ वी हम लोग क्या कर देंगे, यू कर देंगे। अब समझे। यस, हाँ, तो यही चीज है ना रिपीटेडली, अब तो यही चीज हम लोग करने वाले हैं। हमको पता है यही चीज हम लोग ने हर स्लाइड पे रिपीट की थी, तो वही चीज हम लोग रिपीटेडली ये फॉर लूप में कर देंगे। ओके। यस, और हमको याद है कि फॉर लूप रन होने के बाद हमारे पास पूरा पूरा डेटा इन 3 एरेज में स्टोर्ड है। जो भी डेटा है यस, हमको चाहिए वो 3 एरे में स्टोर्ड है। अब हमको क्वेश्चन स्पेसिफिकली हमसे क्या मांगता है, मिनिमम मतलब मिनिमम जो भी कॉस्ट है वो मांगता है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो सारे वेट्स का सम है, सारे वेट्स का जो भी ये जो फाइनल हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री आएगा उनके वेट्स का सम है ना, टोटल यस, कॉस्ट। हाँ, तो अब यस, वेट्स कहाँ पे स्टोर्ड थे, हमारे की वैल्यू एरे में स्टोर्ड थे। यस, हाँ, तो की वाले की वैल्यू एरे वाले जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको हम लोग ऐड ऑन करके सम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब 0 + 16 + 20 12 + 22 + 25 + 10 + 14, है ना। तो यस, टोटल कॉस्ट हमको मिल जाएगा। तो वो हम लोग अब करने वाले हैं। तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर लूप लगाया मैंने, जहाँ पे मैंने सम में की खाली ऐड किया बार बार, ओके, जो भी की था, और फिर रिटर्न क्या कर दिया, सम। अब समझ में आ रहा है। यस, ओके, तो यही था, मतलब पूरा कोड यही है। और प्रिम्स एल्गोरिदम मतलब यहाँ से ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये कहाँ गया, सम कैलकुलेट करने के पहले तक का जो पार्ट है ये प्रिम्स एल्गोरिदम है। ओके, अभी करंटली सिलेक्टेड जो पार्ट है ना, यही प्रिम्स एल्गोरिदम का कोड है। तो ये आपको प्रोवाइड भी कर देंगे हम लोग, लेकिन आप एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो ये अभी। ओके, हम लोग चीट शीट बाद में शायद बना देंगे, पूरा ग्राफ्स कवर हो जाए ना बाद में, अच्छे से एक चीट शीट भी बना देंगे, जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम ओपी के लिए बनाया था। तो अभी ये क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया हमको। ठीक है, तो इनपुट में डालते हैं, और इनपुट में डाल दिया। अब रन करके देखते हैं फटाक से। मान बी 70, ठीक है। बराबर आंसर आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं सैंपल आउटपुट। तो यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट करके रखा है 17 करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट अभी इसको लेके, और किसी को कोई मतलब कुछ भी प्रिम्स एल्गोरिदम या कोई भी प्रीवियस कुछ भी मैंने बोला हो उसको लेके कोई डाउट हो, या किसी और स्पीकर ने कुछ बोला हो उसके लिए, उसको लेके कुछ डाउट हो। नहीं है, ठीक है देन। नो, हाँ हाँ, वरुण कुछ बोल रहे थे। नो डाउट। ओके, कोई और, मतलब बहुत कम लोग आज तो रुके हुए हैं, लेकिन है, लेकिन अच्छा स्ट्रेंथ है आज भी। Someone is trying to debug the code while teaching. चैट बॉक्स में चेक करना है एक बार। चैट बॉक्स में क्या बोल रहा है, हाउ टू डीबग द कोड स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो मैं ओके राहुल, डीबग द कोड मतलब तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि मतलब कहीं पे प्रॉब्लम हो तो स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे, राइट। आई अज्यूम तुम्हारा कहने का मतलब वही है ना। ओके राहुल, ठीक है, मैं फटाक से तुमको बता देता हूँ क्योंकि आज सेशन बहुत लंबा हो। हेलो, हाँ, कोड एडिटर में डीबग कैसे करते हैं कोड को ऐसे? कोड एडिटर में मतलब यहाँ पे वो डीबग का ऑप्शन आता है वो। हाँ, ओके, वो मैं जनरली यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं कोड एडिटर्स यूज़ नहीं करता, मैं टेक्स्ट एडिटर यूज़ करता हूँ। तो आई डोंट नो, लेकिन कोई आपको गाइड कर सकता है, मतलब टीम में कोई हो कोड एडिटर्स यूज़ करने वाला तो। फर्क क्या है दोनों में? टेक्स्ट एडिटर में ना आपको मतलब खाली टेक्स्ट एडिट करने मिलता है। जनरली कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती है जो स्पेशल कोड एडिटर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फ्रेमवर्क्स होते हैं। ओके, मीन्स हाँ एमेट एब्रिविएशंस काम नहीं करते हैं टेक्स्ट हाँ, एडिटर में। टेक्स्ट एडिटर में कुछ कुछ एब्रिविएशंस काम करते हैं, लेकिन जो वर्क फ्लो होता है ना आपका,
वो टेक्स्ट एडिटर नहीं संभाल सकता। Yes. तो मतलब टेक्स्ट एडिटर आपको कंपाइल करके दे देगा लेकिन वो रन करके नहीं दिखा सकता एंड ऑल। Okay. जैसे कि मुझे यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम मेंटेन करनी पड़ी, दिख रहा? हाँ राहुल, तुम ये डिस्कॉर्ड में, थैंक यू कुणाल फॉर दैट, डिस्कॉर्ड में तुम पूछ सकते हो क्या? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, मतलब हो ही गया हमारा सेशन अब, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब आप लोग ने बहुत बहुत ही अच्छा क्राउड था, इतना टाइम तक इतना लंबा सेशन चला फिर भी आप लोग बैठे रहे, तो इट्स वेरी नाइस। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आगे बढ़ने, मतलब एंड करने से पहले एक और अनाउंसमेंट हम लोग करने चाहेंगे, कॉन्टेस्ट अलर्ट देना चाहेंगे। तो जहाँ हमको पता है, जहाँ तक यहाँ हमारे जो कम्युनिटी है उसमें सब लोग डिवीजन 3 में या एट द मोस्ट, सब लोग डिवीजन 3 में, एट द मोस्ट 2 में है कुछ कुछ लोग, राइट। तो नेक्स्ट कॉन्टेस्ट है स्टार्टर्स, जो कि डिवीजन 3 के लिए रेटेड है। तो ये अच्छा चांस है आपको अपनी रेटिंग्स बढ़ाने का कोडशेफ पे, तो डू कंसिडर दिस। और एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको प्रीवियस सेशंस अटेंड करने हो तो आप लोग हमारे लिंक ट्री पे जाके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी हम लोग को मतलब इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आपको लिंक ट्री प्रोवाइड कर दिया जाएगा चैट में, कोई अगर लिंक ट्री देना चाहे, चैट में अगर कोई एग्जीक्यूटिव हो तो लिंक ट्री दे देना प्लीज। ओके, आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो एंड करना है फिर, किसी को कोई मतलब कुछ पूछना हो तो।